चलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं और सुन भी रहे हैं यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ब्रो, और कमेंट में जरूर बताना क्या चेंजेस एंड बदलाव करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज एंड लेट्स गो। स्तर के अमृत, मध्यम और उच्च श्रेणी के हथियार, तरह तरह के जादुई उपकरण और कई प्राकृतिक जड़ी बूटियां, औषधीय सामग्री और हथियार बनाने का सामान है। लेकिन यह सेविका नहीं जानती कि आप दोनों किस तरह का खजाना ढूंढ रहे हैं। सेविका ने थोड़ी परेशान होकर कहा, ऐसे खजाने जो साधक स्तर के योद्धाओं को अपनी साधना में मदद करे। विक्रम सिंह ने साफ साफ कहा, साधक स्तर की साधना में मदद करने वाले खजाने। सेविका थोड़ी हैरान हुई, उसकी आंखें अविश्वास से विक्रम सिंह को देख रही थी। यह सोचकर कि विक्रम सिंह इतने कम उम्र में साधक स्तर में पहुंच गए हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। हैरानी से उभर कर सेविका ने तुरंत कहा, ऐसे खजाने हैं, लेकिन उसके लिए नीलाम घर के आदरणीय सदस्यों से बात करनी होगी। मैं खुद से फैसला नहीं कर सकती। आखिरकार वह सिर्फ एक सेविका थी, उसके पास नीलाम घर के बहुमूल्य खजानों के बारे में फैसला लेने का अधिकार नहीं था। सेविका ने आगे कहा, 3 दिनों के बाद एक नीलामी होगी। वहां जिन चीजों की नीलामी होगी उनमें एक धरती हृदय कमल नामक खजाना भी है, जो साधक स्तर की साधना को बढ़ाने में मदद करता है। नवर के सभी बड़े बल उसे पाना चाहते हैं। अगर आप दोनों को रुचि है तो 3 दिनों के बाद नीलामी में आइए। धरती हृदय कमल। विक्रम सिंह की आंखों में उत्साह की हल्की चमक दिखी। वह बेहद खुश हुआ। सेविका ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ, 3 दिनों बाद नीलामी में कई और भी बेहद कीमती खजाने आएंगे। भैया, धरती हृदय कमल आपको एक पूरा चरण आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यहां आकर अच्छा ही किया। नेहा ने खुशी से कहा, जिस तरह धरती हृदय कमल जैसे खजाने को नीलामी में रखा गया है, नवरंग का नीलाम घर अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। ऐसा खजाना 5वें स्तर के अमृत से भी ज्यादा कीमती है। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने भी धरती हृदय कमल को पाने का पक्का इरादा कर लिया था। धरती हृदय कमल स्वर्ग और धरती द्वारा पोषित एक दुर्लभ खजाना था, जिसमें बहुत ज्यादा शुद्ध ऊर्जा होती है। यह साधक स्तर के माहिरों को अपनी साधना बहुत बढ़ाने में मदद कर सकता है। साधक स्तर के योद्धा इसे बहुत ज्यादा चाहते थे। धरती हृदय कमल यकीनन बहुत मांगा जाने वाला खजाना था। इसमें मौजूद असीमित ऊर्जा के साथ यह सचमुच विक्रम सिंह को सबसे तेजी से एक चरण आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। धरती हृदय कमल के बारे में सोचना बंद कर दो, वह तुम्हारे लिए नहीं है। नवर के नीलाम घर के खजाने बहुत ज्यादा हैं। तुम दूसरी चीजें क्यों नहीं देखते? नवर के 5 बड़े बल सब धरती हृदय कमल पर नजर रखे हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे मुकाबला कर पाओगे? तभी एक बेपरवाह ठंडी हंसी सुनाई दी। आने वाला एक जवान आदमी था, जिसका चेहरा आकर्षक था। उसने सफेद रेशमी कपड़े पहने थे और उसमें एक अमीर घराने की झलक थी। युवा मालिक जयंत। सेविका ने आदर से अभिवादन किया। सफेद कपड़ों वाले आदमी ने सेविका को पीछे हटने का इशारा किया। सफेद कपड़ों वाला जवान आदमी कोई और नहीं बल्कि सिद्धनगर के जयंत परिवार का जयंत था। उसकी साधना कम नहीं थी। वह साधक स्तर के 8वें चरण में था। यह जयंत परिवार की मजबूत शक्ति और सिद्धनगर में उनकी हैसियत को दर्शाता था। जयंत वही आदमी था जिसने पहले नेहा पर नजर रखी थी। वह धीरे धीरे एक सज्जन के अंदाज में उनके पास पहुंचा। जयंत ने विक्रम सिंह पर सिर्फ एक सरसरी नजर डाली। उसकी आंखों में तिरस्कार था। वह ज्यादातर नेहा पर ध्यान दे रहा था। जयंत की नजर महसूस करके नेहा की बाहें थोड़ी चढ़ गई। उसे जयंत की आंखों में कुछ बुराई की झलक दिखी। मैं जयंत हूं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? देवी। जयंत ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा। भैया, चलो चलते हैं। नेहा ने जयंत पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। विक्रम सिंह जयंत के इरादों को कैसे नहीं समझता। एक नजर डाले बिना ही वह पलटा और नेहा के साथ चला गया। जयंत को बहुत शर्मिंदा छोड़ गया। जयंत की बहें थोड़ी चढ़ गई। उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक थी। जयंत परिवार के युवा मालिक के तौर पर उसे इतना साफ साफ कभी अनदेखा नहीं किया गया था। वह खुद को सुंदर मानता था और जिन औरतों से मिला था उनमें से किसी ने भी उसे इस तरह नहीं ठुकराया था। नेहा पहली थी, युवा मालिक। उन्होंने आपको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या आप इसे सच में सहन कर लेंगे? पास के सुरक्षाकर्मी ने गुस्से में फुसफुसाया। चुप रहो, जयंत ने धीमी आवाज में डांटा। सुरक्षाकर्मी पर उसकी खतरनाक नजर ने उसे तुरंत अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी दुष्ट लड़की, एक बार तुम मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हें मौत से भी बुरी सजा दूंगा।
जयंत ने जहर बुझी नजर से सोचा। अपने मन में नेहा के साथ निर्णायक लड़ाइयों के कई सीन बनाए। इस विचार के साथ जयंत ने अपने दिल में गुस्से को दबाया और तुरंत कहा, आप दोनों एक पल रुकिए। क्या है? विक्रम सिंह ने बेपरवाही से पूछा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। नीलामी में बहुत भीड़ होगी क्योंकि सभी सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि नवरंग की नीलामी बहुत बड़ी थी। नवरंग में कई बड़े माहिर थे और नीलामी में बहुत से योद्धा आते थे। बड़ा हॉल यकीनन लोगों से भरा होगा। सभी सीटें और खास कमरे बुक हो चुके थे। अगर कोई सीट खाली नहीं होती तो विक्रम सिंह और नेहा को हॉल में मौजूद बाकी लोगों के साथ ही रहना पड़ता। ऐसे भरे हॉल में विक्रम सिंह नेहा को सभी तरह के हटे कट्टे आदमियों के बीच कैसे रहने दे सकता था? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा। 3 दिनों के बाद मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा, जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दिल में खुशी भर गई। विक्रम सिंह और नेहा को जाते हुए देखकर जयंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। मैं देखता हूं तुम कब तक घमंड करती हो। दुष्ट लड़की, मेरे हाथ से बचकर जाने के बारे में सोचना भी मत, जयंत ने ठंडे लहजे में सोचा। उसकी खुली हथेली धीरे धीरे एक मुट्ठी में बदल गई। वह आदमी तस्वीर वाले आदमी से इतना मिलता जुलता क्यों दिख रहा है? विक्रम सिंह और नेहा के जाने के कुछ ही समय बाद जयंत का सुरक्षाकर्मी अचानक चौंक गया। उसने देखा कि विक्रम सिंह उस तस्वीर वाले आदमी से मिलता जुलता था। हालांकि उसे यकीन नहीं था। एक पल सोचने के बाद सुरक्षाकर्मी ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, यह वह नहीं हो सकता। मैं उसे जितना भी देखता हूं वह उत्तर अदमिन को मारने वाले किसी आदमी जैसा नहीं लगता। इसके अलावा मैं उसकी साधना का स्तर भी नहीं जान सकता। शायद वह इतना माहिर नहीं है। चलो, हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी है, जयंत ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। जब विक्रम सिंह और नेहा चले गए तो जयंत भी चला गया। जब लोग अभी भी नेहा की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और विक्रम सिंह से जल रहे थे, तभी नीलामर के हॉल में अचानक कई नई खबरों ने भीड़ में हलचल मचा दी। उस तस्वीर वाले आदमी ने फिर से हत्या कर दी है। यम के 30 से ज्यादा खास योद्धाओं को मार डाला। यम गंभीर रूप से घायल है और उस आदमी ने एक ही मौके में साधक स्तर के दूसरे चरण के आदमी को मार डाला। जैसे ही यह खबर पूरे नीलाम घर में फैली, पूरा हॉल डर के मारे थर्रा गया। हर कोई खौफ से कांप रहा था। वह जवान आदमी जो अभी गया, क्या वह तस्वीर वाला नहीं था? हाँ, बिल्कुल सही, वह वही था। वह बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। वह वही होगा। सोचो तो सही, वह सच में उसी की तरह दिखता है। क्या वह बच्चा पागल हो गया है? सिद्ध गुरु के इतने सारे आदमियों को मारने के बाद भी वह नीलाम घर आने की हिम्मत रखता है। क्या उसे पता नहीं कि सिद्ध गुरु नीलाम घर के एक आदरणीय सदस्य हैं? हमें जल्दी करनी चाहिए। सिद्ध नगर एक बड़े संकट का सामना करने वाला है। जितना ज्यादा वे बात करते गए उतना ही ज्यादा हर कोई डरता गया। हर कोई दहशत में वहां से जल्दी जल्दी जा रहा था। अगर जयंत तब तक वहां से नहीं गया होता तो वह शायद अपने ही खतरनाक विचारों से डरकर मर गया होता। विक्रम सिंह की औरत पर बुरी नजर रखने की हिम्मत करना। जयंत साफ साफ मौत को बुलावा दे रहा था। इस बीच यह खबर मुख्य शहर में मयन के कानों तक भी पहुंच गई थी। गंभीर रूप से घायल यम को मुख्य शहर में वापस लाया गया, जो बम मुश्किल सांस ले रहा था। यह खबर सुनकर सिद्ध गुरु वज्र गुस्सा हो गए। यह अपमानजनक है, बिल्कुल अपमानजनक। मयन ने बेहद गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, विक्रम सिंह ने हमारे सिद्ध नगर के लोगों की हत्या करने की हिम्मत कैसे की? अपने चहेते चेले को बम मुश्किल जीवित देखकर मयन का गुस्सा और भी ज्यादा भयानक हो गया। सिद्ध गुरु विक्रम सिंह बहुत ज्यादा ही दूसरा है। हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, एक बड़े अधिकारी ने गुस्से में कहा। विक्रम सिंह सिद्ध गुरु को बिल्कुल भी नहीं मानता। हमारे इतने सारे आदमियों को मारना और यम को चोट पहुंचाना, हम उसे बिल्कुल भी नहीं बख्श सकते, एक और आदमी ने गुस्से में चिल्लाया। मयन ने कड़वाहट से कहा, तुरंत सिद्ध नगर को घेरो और विक्रम सिंह के लिए पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाओ। उसे मारने के लिए कोई भी कीमत दो। सिद्ध गुरु को खबर देते हुए विक्रम सिंह अभी नीलाम घर गया है। उसी पल एक सुरक्षाकर्मी उस बड़े हॉल में खबर लेकर दौड़ा। धिक्कार है, हत्या करने के बाद भी वह नीलामी में जाने की हिम्मत रखता है। यह छोटा जानवर बहुत घमंडी है। एक बूढ़ा गुस्से में फट पड़ा। अपनी भयानक शक्ति से टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह धूल में बदल गई।
मयंक का बूढ़ा चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। उसकी त्वचा बेतहाशा फड़फड़ा रही थी। विक्रम सिंह के कामों ने न सिर्फ उसे अनदेखा किया बल्कि एक सिद्ध गुरु के तौर पर उसके अस्तित्व को भी नकार दिया। सिद्ध नगर के कई माहिरों को मारने और उसके बाद बेपरवाही से नीलामी में जाने का विक्रम सिंह का दुस्साहस मयंक के हिसाब से सीधी चुनौती थी। आप सब क्या कर रहे हैं? अभी विक्रम सिंह के पीछे जाओ। क्या तुम सब उसे भागने देना चाहते हो? सिद्ध गुरु ने गुस्से में दहाड़ते हुए हॉल में मौजूद सभी पर चिल्लाया। एक भयानक हत्यारा अंदाज पूरे हॉल में फैल गया और सिद्ध गुरु के अपार गुस्से ने सभी को हॉल से बाहर भगा दिया। कोई भी सिद्ध गुरु के विशाल गुस्से को झेल नहीं सकता था। सिद्ध गुरु बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने विक्रम सिंह के लिए पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाने का आदेश दिया। मुख्य शहर से बड़ी संख्या में माहिरों ने मोर्चा संभाला और एक अपार शक्ति मुख्य शहर से चारों तरफ फैल गई। 1 दर्जन से ज्यादा साधक स्तर के योद्धा सिद्ध नगर के चारों तरफ फैल गए। उनकी भयानक शक्ति से दिल थर्रा गए। सिद्ध गुरु का मौजूदा गुस्सा उस समय के पुराने उत्तरादमन के जैसा था जो विक्रम सिंह को खुद अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखते थे। मुख्य शहर के बड़ी संख्या में माहिरों ने सिद्ध नगर को हिला दिया। यह खबर पहले ही पूरे सिद्ध नगर में फैल चुकी थी कि सिद्ध गुरु गुस्से में है, जो कि हर किसी को उम्मीद थी, लेकिन इसकी सीमा उनकी कल्पना से परे थी। नवरंग में एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर सिद्ध गुरु मयंक, जो नवरंग में सबसे मजबूत रसायनज्ञ थे, उनके पास संबंधों का एक विशाल नेटवर्क था। उनके आदेश पर मुख्य शहर के 1 दर्जन से ज्यादा साधक स्तर के योद्धाओं और कई सौ साधक स्तर के योद्धाओं के अलावा सिद्ध नगर के 5 बड़े परिवार और कई स्वतंत्र योद्धा भी मदद के लिए अपने लोगों को भेजने के लिए आगे आए। कुछ समय के लिए पूरा सिद्ध नगर विक्रम सिंह का पीछा करने वाले योद्धाओं से भर गया, जो एक भयानक और विशाल लाइनअप बन गया। भैया, इस बार बड़ी मुसीबत है। पूरा शहर हमारे पीछे पड़ा है। दलदल घाटी के योद्धा भी जल्द ही पहुंच रहे होंगे। क्या आप चिंतित नहीं है? नेहा ने पूछा। यह सुनकर विक्रम सिंह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अगर हम जाना चाहे तो कोई हमें रोक नहीं सकता, लेकिन इससे विक्रम परिवार और यहाँ तक कि साम्राज्य भी उलझ जाएगा। अभी विक्रम परिवार और आकाश मंडल के विकास का मौका है। मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें दखल दे। किसी भी हाल में हमें इस मुश्किल समय से बाहर निकलना होगा। नीलाम घर से निकलने के बाद विक्रम सिंह और नेहा शहर के बाहर एक वन में पहुंचे और पहाड़ों में और अंदर चले गए। शहर में रहना सुरक्षित नहीं था। दलदल घाटी के योद्धा और सिद्ध नगर के योद्धा किसी भी समय आ सकते थे और विक्रम सिंह अपनी शक्ति के बावजूद यह कहने की हिम्मत नहीं करता था कि वह इतने सारे माहिरों से मुकाबला कर सकता है। भैया, आकाश परछाई के सैनिक और काला झंडा सेना आपके सबसे वफादार कर्मचारी हैं। उनकी बढ़ोतरी अद्भुत है और भैया की साधना के साथ वे यकीनन भविष्य में भयानक माहिर बनेंगे। आप उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि भैया को उनके बारे में कुछ चिंताएं हैं। नेहा ने कहा, इस बात को नहीं समझ पा रही थी। विक्रम सिंह की क्षमताओं के साथ वह आकाश परछाई के सैनिकों और काला झंडा सेना को और भी मजबूत बना सकता था। उन्हें शक्तिशाली साधना तकनीकें और मार्शल कलाएं दे सकता था, जिससे उनकी शक्ति काफी बढ़ती। फिर भी विक्रम सिंह ने ऐसा नहीं किया था। विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा, अमरजीत और बाकी लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, हालांकि वे मेरे अधीन हैं। वे आखिरकार साम्राज्य के सैनिक हैं। मेरा जीवन असाधारण होने के लिए तय है, तो मैं साम्राज्य में कैसे रह सकता हूं? मैंने पहले ही योजना बना ली है कि सभी मामलों को निपटाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित है, मैं मुख्य भूमि में जाऊंगा। इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक पल के लिए रुककर विक्रम सिंह ने आगे कहा, हालांकि साम्राज्य छोड़ने से पहले मैं उनके लिए कुछ छोड़ूंगा। जहां तक उनके भविष्य के रास्ते की बात है, यह उनका फैसला है। मुझे भी अपने रास्ते पर चलना है। जहां तक आकाश मंडल का सवाल है, मैं इसे दमन को सौंपने की सोच रहा हूं। वीरेंद्र जल्द ही राज सिंहासन संभालेगा और मेरे दोनों भाइयों को अभी भी विक्रम परिवार को संभालना है। सिर्फ दमन ही सबसे उपयुक्त है। भैया, अब आपकी क्या योजना है? अपनी ठोली को छूते हुए नेहा ने फिर से पूछा। विक्रम सिंह मुस्कुराया और कहा, नवरंग को अपने अधीन करना। नेहा हंसी और कहा, एक 5वें स्तर के हथियार निर्माता और 4थे स्तर के रसायनज्ञ के रूप में भैया की हैसियत के साथ आप अनगिनत माहिरों को इकट्ठा कर सकते हैं। नवरंग को अपने अधीन करना हाथ का खेल होगा। अगर कोई और होता तो उसने शायद इस हैसियत का इस्तेमाल नवरंग को अपने अधीन करने के लिए बहुत पहले कर लिया होता। एक 5वें स्तर के हथियार निर्माता के भयानक असर के साथ जैसे ही विक्रम सिंह खबर फैलाता, अनगिनत माहिर उसकी वफादारी की कसम खाते।
अगर यह आपकी अपनी शक्ति नहीं है तो इसका क्या फायदा है? अगर मैं कई माहिरों को जीत भी लेता हूं तो वे अपने हितों के पीछे हैं जब तक कि वे मेरे आगे ना झुक जाए। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम सिंह समर्पण चाहता था, सच्चे दोस्त और साथी जो जीवन और मृत्यु में उसके साथ रहे, ना कि वे जो व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित हो। अगर विक्रम सिंह नवरन को अपने अधीन करना चाहता था तो उसके पास हर बड़े और छोटे बल को सावधान करने के लिए काफी शक्ति होनी चाहिए। विक्रम सिंह का उत्तराधिकारी को मारना और दलदल घाटी को गुस्सा दिलाना नवरन को अपने अधीन करने के उसके अभियान की सिर्फ शुरुआत थी। विक्रम सिंह की आंखों में देखते हुए नेहा मुस्कुराई और पूछा, क्या आप बंदर को डराने के लिए बिल्ली को मार रहे हैं? भैया, इसके अलावा मुझे यम परिवार को पूरी तरह से खत्म करना होगा ताकि वे फिर से सिर ना उठा सके। विक्रम सिंह ने दुर्भावना से कहा। यम पहले ही साधक स्तर में पहुंच चुका था। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो एक बार विक्रम सिंह के साम्राज्य छोड़ने के बाद वे विक्रम परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। इस पल सिद्धनगर विक्रम सिंह का पीछा करने वाले माहिरों से भरा हुआ था, लेकिन चाहे उन्होंने पूरे सिद्धनगर को कितना भी तलाशा, वे विक्रम सिंह और नेहा को नहीं ढूंढ पाए। जब वे शहर के बाहर फैले तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। विक्रम सिंह को ना ढूंढ पाने पर मयन इतना गुस्सा था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। सिद्धनगर के ऊपर 8 माहिर दिखाई दिए। हर एक भयानक शक्ति निकाल रहा था जिसने लगभग पूरे सिद्धनगर को घेर लिया था, हर किसी को डरा दिया था। खतरनाक हत्यारे अंदाज फैल गए जिससे सिद्धनगर के लोगों में और भी ज्यादा डर फैल गया। दलदल घाटी के पुराने पूर्वज उत्तरदमन और उत्तरदमन नदी भी उत्तरदमन नदी ध्यान से बाहर आ गया है। इतनी भयानक शक्ति दलदल घाटी के माहिर यहाँ है। वे यकीनन उस तस्वीर वाले आदमी के पीछे होंगे। सिद्धनगर के लोगों ने डर में आसमान को देखा। हालांकि दलदल घाटी ने सिर्फ 8 साधक स्तर के योद्धाओं को भेजा था। उनकी शक्ति सिद्धनगर द्वारा लामबंद किए गए लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा भयानक थी। पूर्वाधिकारी उत्तरदमन और दूसरों की शक्ति को महसूस करते हुए सिद्ध गुरु मयन एक झटके में दिखाई दिए। उनका बूढ़ा चेहरा अविश्वसनीय रूप से उदास था। सिद्ध गुरु पूर्वाधिकारी उत्तरदमन ने विनम्रता से उन्हें संबोधित किया। सिद्ध गुरु के काले चेहरे ने गुस्से में अपने दांत भी। विक्रम सिंह ने सिद्धनगर के दर्जनों मजबूत योद्धाओं को मार डाला। उसे माफ नहीं किया जा सकता। इस बदमाश ने सिद्धनगर में लोगों को मारने की हिम्मत की। मेरे लिए पूरी तरह से तिरस्कार दिखाया। जितना ज्यादा मयन इसके बारे में सोचते उतना ही ज्यादा गुस्सा होते। किसी का स्तर और शक्ति जितनी ज्यादा होती उतना ही कम वे अपमान को सहन कर पाते। विक्रम सिंह ने सिद्धनगर के दर्जनों मजबूत योद्धाओं को मारा और फिर वह नीलामी में भी गया। यह मयन की गरिमा पर सीधा हमला था। हमने पूरे सिद्धनगर को तलाशा और फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाए। वह चालाक बदमाश छिपा हुआ होगा, मयन ने दहाड़ते हुए कहा। उसका बूढ़ा चेहरा भयानक था। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जमीन में 3 फीट भी खोदना पड़े तो भी मेरे लिए उसे ढूंढ कर लाओ। उत्तरदमन नदी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। जी, दलदल घाटी के शक्तिशाली योद्धा हर तरफ फैल गए। जल्द ही बाद दलदल घाटी से कई साधक स्तर के योद्धा पहुंचे। विक्रम सिंह के पीछे पड़ने में शामिल हो गए। बड़ा समूह हजारों में था और जैसे जैसे और दलदल घाटी के चेले शामिल हुए, यह बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि 300 लोग नहीं हो गए। विक्रम सिंह के लिए तलाशी बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी। नीलाम घर में सिद्धनगर की हलचल और दलदल घाटी के मजबूत लोगों की भयानक शक्ति और हत्यारे इरादे ने अध्यक्ष और बुजुर्गों को सचेत कर दिया। उत्तरदमन नदी की शक्ति पल पल और भयानक हो रही है। उसकी शक्ति शायद पूर्वाधिकारी उत्तरदमन से कम नहीं है। नीलाम घर के अध्यक्ष चुंदकन ने गंभीरता से कहा। अध्यक्ष के रूप में उनकी साधना सिर्फ साधक स्तर के 3रे चरण में थी। हालांकि नीलाम घर के अध्यक्ष भी 5वें स्तर के रसायनज्ञ थे, जिनकी नवरंग में एक उच्च हैसियत थी। 4थे स्तर के हथियार निर्माता बुजुर्ग तियांजी जेड थे, एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी जिन्हें किसी भी हाल में कम नहीं समझा जा सकता था। इन दोनों बड़े लोगों के साथ नीलाम घर के पास नवरंग के सभी बड़े और छोटे बलों को सावधान करने के लिए काफी शक्ति थी। तियांजीर ने अपनी बहें चढ़ाई। विक्रम सिंह सचमुच बहुत अहंकारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतना मूर्ख है कि दलदल घाटी और सिद्ध गुरु दोनों को नाराज करे। क्या नवरंग का नंबर 1 जीनियस सच में इतना मूर्ख होगा? नवरंग में सभी तरह के बल और कई योद्धा जानते थे कि विक्रम सिंह ने उत्तरदमन को मारा था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। न ही उन्हें उसके और दलदल घाटी के बीच किसी दुश्मनी के बारे में पता था। अध्यक्ष बुजुर्ग 3 दिनों में विक्रम सिंह नीलामी में आएगा।
उसकी नजर धरती हृदय कमल पर है। नीलामकर्ता मुकई ने कहा, 3 दिनों के बाद नीलामी में जहां नवरंग भर से बड़े और छोटे बलों के मजबूत व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, अगर विक्रम सिंह वहां आता है तो क्या वह सिर्फ मौत को नहीं ढूंढ रहा? चुक ने थोड़ी बाहें चढ़ाई। धरती हृदय कमल एक ऐसा खजाना था जिसे हर बड़े बल को पाना था। विक्रम सिंह पहले ही दलदल घाटी और सिद्ध गुरु दोनों से दुश्मनी कर चुका था और अब वह धरती हृदय कमल के लिए चल रही लड़ाई में दखल दे रहा था। क्या वह सभी नवरंग बलों का दुश्मन नहीं बन रहा था? क्या विक्रम सिंह का काम मूर्खतापूर्ण था या उसके पास 5 बड़े बलों से मुकाबला करने की शक्ति थी? मुकई ने कहा, अध्यक्ष, विक्रम सिंह से उलझना आसान नहीं है। उसकी भयावहता शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा हो सकती है। एक मुके से साधक स्तर के योद्धा को मारने और उत्तराधमन को भी मारने की शक्ति के साथ ऐसी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है कि नीलामघर को इस मामले में शामिल होने से बचना चाहिए। एक पल रुककर मुकेरी ने कहा, एक विचार बनाने वाले 5वें स्तर के हथियार निर्माता जो एक 4थे स्तर के रसायनज्ञ भी है। ऐसे जीनियस कौन गारंटी दे सकता है कि उसके पीछे कोई नहीं है? चुनकंग और तियानजी जेड और बाकी ने कुछ नहीं कहा। उनके भाव गंभीर थे। उन सभी को लगा कि मुंह कैरी सही कह रही थी। विक्रम सिंह, बाहर आओ। एक गुस्से में भरा उत्तरदमन नदी सीधे सिद्धनगर के ऊपर से दहाड़ा। उसकी भयानक सच्ची शक्ति के साथ दहाड़ बहरी कर देने वाली थी। दहाड़ सिद्धनगर में गूंज उठी जिससे अनगिनत योद्धा डर गए। सिद्धनगर के बाहर पहाड़ों में विक्रम सिंह और नेहा जो साधना कर रहे थे, दहाड़ सुनकर अपनी आंखें खोल ली। साधक स्तर का 5वां चरण, इतनी जबरदस्त शक्ति। उसकी शक्ति शायद पूर्वाधिकारी उत्तरधन से कम नहीं है। विक्रम सिंह ने थोड़ी भौहें चढ़ाई। भैया, क्या वह उत्तराधमन का पिता उत्तराधमन नदी हो सकता है? नेहा ने अनुमान लगाया। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और कहा, वह वही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पूर्वाधिकारी उत्तराधमन के बराबर होने के लिए दलदल घाटी में सिर्फ उत्तराधमन नदी ही है। सचमुच उसकी शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। उत्तराधमन नदी के अपार गुस्से और भयानक शक्ति को महसूस करते हुए विक्रम सिंह के अंदर लड़ने की भावना उठने लगी। वह सच में उत्तराधमन नदी की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। विक्रम सिंह के अंदर लड़ने की भावना को देखकर नेहा हंसी, भैया की शक्ति के साथ आप उससे हार नहीं सकते। विक्रम सिंह ने कंधा उचकाते हुए कहा, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। भैया, आप 3 दिनों में नीलामी में दलदल घाटी और सिद्ध गुरु का सामना करने की क्या योजना बना रहे हैं? धरती हृदय कमल सभी बड़े बलों के लिए जरूरी है। अगर भैया दखल देते हैं तो आप 5 बड़े बलों के दुश्मन बन जाएंगे। नेहा ने गंभीरता से कहा। उसकी नाजुक बाहें चढ़ गई थी। धरती हृदय कमल एक दुर्लभ खजाना है। भले ही इसका मतलब 5 बड़े बलों को नाराज करना हो, मुझे इसे पाना ही होगा। विक्रम सिंह ने जवाब दिया, 5 बड़े बलों का दुश्मन बनने की संभावना से बेखौफ था। वर्तमान में विक्रम सिंह की साधना के लिए भूगर्भ पवित्र कमल वास्तव में सबसे उपयुक्त रत्न था। इस भूगर्भ पवित्र कमल में विशाल और शुद्ध ऊर्जा समाहित थी जो विक्रम सिंह के वर्तमान स्तर पर साधना को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था। दिव्य लोक में किसी भी व्यक्ति के लिए अपना साधना स्तर बढ़ाना बेहद कठिन है। पर्याप्त शक्तिशाली ऊर्जा की सहायता के बिना केवल प्राकृतिक ऊर्जा को ग्रहण करके अपना साधना स्तर बढ़ाना लगभग असंभव है। किसी भी असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति के लिए भी दिव्य रत्नों और अमृत औषधियों की मदद के बिना अपने साधना स्तर को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी साधना के लिए दिव्य रत्नों पर ही निर्भर रहता है। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और नव क्षेत्र की नीलामी में नवक्षिक क्षेत्र के 5 प्रमुख शक्तियों के उच्चाधिकारी और कई शक्तिशाली लोग पहले ही जमा हो चुके थे। औषध नगर लोगों से भरा हुआ था और नीलामी कक्ष खचाखच भर चुका था। नीलामी में हर एक निजी कक्ष नव क्षेत्र के प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ था जो चुपचाप नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इनमें से तीसरे तल के निजी कक्षों में नवक्षत्र के 5 प्रमुख शक्तियों के विशेष लोग पहले ही अपनी जगह ले चुके थे और चुपचाप नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। दूसरे तल के कई निजी कक्ष भी पूरी तरह से भरे हुए थे और नीलामी कक्ष में लोगों का शोर गूंज रहा था। इतने सारे लोग न केवल रत्नों के लिए यहाँ आए थे बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मुक्ता के लिए। मुक्ता अनगिनत पुरुषों के दिलों की देवी थी। भले ही वे उसका प्यार न जीत सके लेकिन बस उसकी एक मुस्कान ही उनके लिए काफी थी। युवराज, विक्रम सिंह और दूसरे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? दूसरे तल के एक निजी कक्ष में एक अंगरक्षक ने चिंता और भय के साथ पूछा। मुझे क्या पता, जयंत ने गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। युवराज, क्या वह सच में अग्नि साम्राज्य का सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति विक्रम सिंह ही है?
अनरक्षक ने फिर से डरते हुए पूछा, मुझे क्या पता? जयंत ने फिर से डांटा और अनरक्षक को घूर कर देखा। औषध नगर के 5 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते जयंत के परिवार को भी यह खबर मिली थी और जयंत को तुरंत उन 2 लोगों की याद आ गई जिनसे वह नीलामी में मिला था। जब उसे विक्रम सिंह की पहचान का पता चला तो जयंत को बहुत अफसोस हुआ कि उसने विक्रम सिंह को उनके साथ शामिल होने के लिए कहा था, क्योंकि यह किसी खूनी दानव के साथ होने जैसा था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए जयंत ने एक और निजी कक्ष बुक किया था। जयंत के मन में जो गंदे ख्याल थे वे एक पल में गायब हो गए। वह उनके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था जब तक कि वह अपनी जान की परवाह ना करता हो। जयंत को मन ही मन शुक्र है कि खबर तेजी से फैली, वरना स्वयं यमराज भी उसे नहीं बचा सकते थे। विक्रम सिंह की डरावनी शक्ति को देखते हुए वह जयंत के परिवार को भी कुछ नहीं समझता था। अब जयंत बस इतना चाहता था कि वह विक्रम सिंह से दूर रहे, लेकिन क्योंकि उसने विक्रम सिंह की मदद करने के लिए हामी भर दी थी तो वह अपने वादे से मुकरने की हिम्मत नहीं कर सकता था और वह बस डर से भरे दिल से इंतजार करता रहा। विक्रम सिंह की पहचान और उसकी भयानक शक्ति के बारे में जानकर जयंत उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हाँ, अंदर ही अंदर जयंत के मन में अभी भी एक उम्मीद थी, क्योंकि यह जगह नवक्षेत्र की प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली लोगों से भरी हुई थी और वहां विक्रम सिंह के दुश्मन भी मौजूद थे। कुछ देर बाद जब जयंत जो निजी कक्ष से दरवाजे पर नजर गड़ाए हुए था, अचानक उसने देखा कि विक्रम सिंह और नेहा वहां आ गए हैं। तो पहले तो उसका शरीर कांप उठा और फिर वह जल्दी से निजी कक्ष से बाहर भागा। विक्रम सिंह और नेहा नीलामी में सबसे आखिरी लोगों में से थे। जो कोई भी उनके बाद आया उसे बाहर रोक दिया गया, क्योंकि कक्ष पहले ही भर चुका था। एक चौड़ी टोपी पहने हुए विक्रम सिंह ने अपनी आत्मिक शक्ति की आभा को भी वापस ले लिया था और इस कारण उसे किसी ने पहचाना नहीं। विक्रम भाई, नेहा दीदी कृपया इधर से आइए। जैसे ही विक्रम सिंह और नेहा पहुंचे जयंत ने उनके सामने जाकर बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें सीधे निजी कक्ष में ले गया। जयंत का व्यवहार बेहद सम्मानजनक था और विक्रम सिंह के प्रति उसकी पिछली अवमानना बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। विक्रम सिंह चौड़ी टोपी पहने हुए सबसे आखिरी में अंदर आया। वहां मौजूद कई प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली लोगों ने उसे नहीं पहचाना। दरअसल उन्होंने विक्रम सिंह को देखा ही नहीं था। निजी कक्ष में जयंत ने डर के साथ विक्रम सिंह को देखा और अपनी मुट्ठी बांधकर प्रणाम करते हुए कहा, पहले आपकी पहचान से अनजान था, इसलिए मैंने कुछ हद तक आपका अपमान किया है। आशा है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। विक्रम सिंह ने अपनी टोपी उतारी और मुस्कुराते हुए पूछा, अब जब तुम्हें मेरी पहचान का पता चल गया है तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे साथ रहने से तुम्हें खतरनाक मुश्किलें आ सकती हैं? यह सुनकर जयंत ने जल्दी से कहा, अगर मैं नहीं बोलता और विक्रम भाई नहीं बोलते तो कौन जानेगा, क्योंकि तुम्हारे पास यह निजी कक्ष है तो मैं तुम्हारा राज रखूंगा। विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा, आका बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान जयंत ने नेहा को देखने तक की हिम्मत नहीं की और उसके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं था। शोरगुल वाले नीलामी कक्ष में जैसे ही मुक्ता नीलामी मंच पर आई, पूरी जगह अचानक शांत हो गई। सभी की आंखें उसकी मनमोहक और सुंदर आकृति पर टिकी हुई थी। उसकी लाल रंग की चौकसाम के नीचे उसकी पतली पतली टांगों की झलके लोगों में जंगली ख्याल जगा रही थी, जिससे कई पुरुषों के मुंह से पानी आ गया। उनकी नजर या तो मुक्ता के शानदार वक्षस्थल पर थी या उसकी टांगों की झलक पर। लोगों की नजरों की मुक्ता को आदत थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जो लुभाने वाली और मनमोहक दोनों थी। विक्रम भाई, मुक्ता बहुत खूबसूरत है। उसकी साधारण साधना स्तर से धोखा मत खाएगा। आचार्य स्तर के साधक गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहे हैं। नव क्षेत्र में कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। जयंत मुस्कुराया। उसकी नजर बिना पलक झपकाए मुक्ता पर टिकी हुई थी। वह सच में बहुत सुंदर है। नेहा ने तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। जयंत ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, दीदी की खूबसूरती उससे कम नहीं है। नेहा की खूबसूरती वाकई मुक्ता से कम नहीं थी। दोनों को बराबर माना जा सकता था। बस फर्क इतना था कि एक मोहक और समझदार थी, जबकि दूसरी युवा और जोशीली विक्रम सिंह ने कोई राय नहीं दी और चुप रहा। मुक्ता की बेमिसाल खूबसूरती नवत्र में हर किसी को पता थी और उसे नवत्र की 4 महान सुंदरियों में से एक माना जाता था। नीलामी शुरू होती है। तीसरे तल के एक निजी कक्ष से चक्रधर की आवाज सुनाई दी। नीलामी मंच पर मुक्ता ने हल्के से हंसते हुए कहा, छोटी लड़की मुक्ता यहाँ है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग मुझे जानते हैं। इस नीलामी में 68 रत्न है।
हर एक बेहद कीमती है। जो आपको पसंद आए उसे मत छोड़िएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मुक्ता के कोमल हाथों को पलटते ही एक रत्न हवा में प्रकट हुआ। पहली वस्तु उत्कृष्ट कोटि की मध्यम स्तर की साधना विधि है। यह अग्नि तत्व की साधना विधि है जो काफी दुर्लभ है। शुरुआती बोली 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं और हर अगली बोली 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं होनी चाहिए। मुक्ता ने हल्के से हंसते हुए कहा और उसने उस पोती को अपनी हथेली में रखा था। एक उत्कृष्ट कोटि की मध्यम स्तर की साधना विधि पूरे नव क्षेत्र में भी एक जबरदस्त विधि मानी जाती थी और अग्नि तत्व की ऊर्जा वाले साधकों के लिए उनकी साधना की गति में बहुत बढ़ोतरी होगी। बड़े कक्ष में लोग पहले से ही उत्साहित थे। एक सामान्य साधक के लिए उत्कृष्ट कोटि की साधना विधि एक बहुत ही शक्तिशाली संपत्ति थी। 60 लाख मुक्ता के शब्द खत्म होते ही किसी ने तुरंत बोली लगाई। 62 लाख स्वर्ण मुद्राएं 65 लाख एक के बाद एक बोलियां तेजी से आई, जिससे नीलामी बहुत रोमांचक हो गई। हर कोई पागलपन में बोली लगा रहा था, मानो उस खूबसूरती की एक मुस्कान जीतने के लिए दूसरे और तीसरे तल के निजी कक्षों से कोई बोली नहीं आ रही थी। जाहिर है उन रहने वालों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। विक्रम सिंह ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ सुना ही ना हो, बल्कि उसने गुप्त रूप से मौजूद 5 प्रमुख शक्तियों की ताकतों का जायजा लिया। सबसे शक्तिशाली निसंदेह नागपाल परिवार और पवन आश्रम थे। शौर्य परिवार, संजय घाटी और चंडाल आश्रम की ताकतें एक दूसरे के बराबर थी। वरुण की आभा। विक्रम सिंह ने थोड़ा माथा सिकोड़ा जब उसे वरुण की अनोखी और बुरी आभा महसूस हुई, जिससे पता चला कि वरुण अग्नि साम्राज्य से नवक्षेत्र लौट आया था। इस खबर ने निसंदेह विक्रम सिंह के मन को कुछ हद तक शांत किया। कम से कम वरुण शौर्य परिवार पर हमला नहीं करेगा। वरुण की आभा भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। दिव्यक के 5वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं है। विक्रम सिंह ने माथा सिकुड़ते हुए बड़बड़ाया और वरुण की ताक से कुछ हद तक चिंतित हुआ। इसके अलावा विक्रम सिंह के दूसरे दुश्मन भी थे, जिनमें चंडिका प्रसाद और संजय घाटी के शक्तिशाली लोग शामिल थे। नीलामी की यह यात्रा खतरे से भरी थी। अगर सावधान नहीं रहे तो विक्रम सिंह वहीं मर भी सकता था। खतरे के बावजूद विक्रम सिंह ने अपने भाव में कोई बदलाव नहीं दिखाया और वह स्थिति को शांत भाव से स्वीकार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता, एक एक करके रत्न नीलाम होते गए और कक्ष में माहौल उबलने लगा। हर एक वस्तु की कीमत एक बहुत बड़ी थी, जो भीड़ को हैरान और उत्साहित कर रही थी। बाद के रत्नों की कीमतें और भी ज्यादा थी, जो कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या तक पहुंच गई। इस दौरान दूसरे तल की कुछ शक्तियों ने भी बोली लगाना शुरू कर दिया और कई कीमती अमृत औषधियां और युद्ध कला की विधियां उनके द्वारा जीती गई। हालांकि 5 प्रमुख शक्तियों ने अभी तक बोली में भाग नहीं लिया था। वे भूगर्भ पवित्र कमल में ही दिलचस्पी रखते थे और दूसरे रत्नों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लगता है कि 5 प्रमुख शक्तियां सभी भूगर्भ पवित्र कमल के लिए यहाँ है, लेकिन यह किसे मिलेगा यह तो हर एक की क्षमता पर निर्भर करेगा। मुक्ता ने हल्के से हंसते हुए कहा, इससे पहले कि वह अगली वस्तु बाहर लाए। मुक्ता के हाथ में एक नाजुक भंडारण अंगूठी प्रकट हुई, जिसमें से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह एक उत्कृष्ट स्तर का खजाना था। भंडारण अंगूठी को ऊपर उठाते हुए मुक्ता मुस्कुराए और कहा, 86वीं वस्तु एक उत्कृष्ट स्तर की भंडारण अंगूठी। यह भंडारण अंगूठी कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसमें विशाल भंडारण स्थान होने के अलावा इसमें जबरदस्त सुरक्षात्मक शक्ति भी है। ऐसी क्षमताएं जो साधारण भंडारण अंगूठियों में नहीं पाई जाती। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन्हें से बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। शुरुआती बोली 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। हर अगली बोली 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं होनी चाहिए। मुक्ता ने आगे कहा, बुजुर्ग 60 लाख की बोली लगाता है। दूसरे तल के एक निजी कक्ष से एक बूढ़ी आवाज ने सबसे पहले बोली लगाई। 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। दूसरे तल के निजी कक्षों में जबरदस्त बोली लगाना शुरू हो गया, जिससे बड़े कक्ष में लोग हैरान और स्तब्ध रह गए। इस तरह के महंगे रत्नों के लिए उनके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधन नहीं थे। कीमत पहले ही उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा हो गई थी। उत्कृष्ट स्तर की भंडारण अंगूठियां वाकई दुर्लभ है और सुरक्षात्मक क्षमताओं को जोड़ने से यह खजाना प्रमुख शक्तियों के लिए भी आकर्षक बन गया था। 30 करोड़। यकीनन शौर्य परिवार के निजी कक्ष से शौर्य की आवाज सुनाई दी। जैसे ही शौर्य बोला, उसने तुरंत 2 करोड़ और जोड़ दिए, जिससे बाकी सभी शांत हो गए। पूरा माहौल एक पल में शांत हो गया और प्रतिस्पर्धा करने वाले दूसरे तल के निजी कक्षों से भी आवाजें बंद हो गई। शौर्य परिवार का संकल्प सभी को अचंभित करने वाला था और दूसरे तल के निजी कक्षों में वे लोग, भले ही वे उस वस्तु को बहुत चाहते थे और बोली लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए, वे शौर्य परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे।
नीलामीकर्ता मुक्ता भी कुछ हद तक हैरान थी। उसने पहले भी बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देखी थी, लेकिन एक ही बार में 2 करोड़ बढ़ाना, ऐसा उसने अपनी कई नीलामियों में पहली बार देखा था। बाकी 4 प्रमुख शक्तियां भी बहुत हैरान थी। जब उन्होंने शौर्य परिवार के निजी कक्ष की ओर देखा, मैं माफी चाहता हूं सज्जनों, मेरे बेटे को बस ऐसे ही एक खजाने की जरूरत है। आशा है कि आप हमें यह एहसान देंगे। शौर्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा जब वह अपने निजी कक्ष की खिड़की पर चला गया और लोगों को संबोधित किया। क्योंकि शौर्य परिवार के मुखिया ने कह दिया है तो हमें भी पीछे हटना चाहिए। दूसरे तल के संगम परिवार के निजी बूथ से संगम परिवार के मुखिया ने शांत मुस्कान के साथ कहा, भंडारण अंगूठी वाकई एक अच्छा खजाना है और 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वाकई एक उचित कीमत है। मैंने इसे खुद खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन चूंकि शौर्य परिवार के मुखिया ने पहले ही कह दिया है तो मैं तलवार निकालकर प्यार के लिए लड़ाई नहीं करूंगा। चंडाल आश्रम के मुखिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्य ने विनम्रता से मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। लेकिन जब शौर्य ने सोचा कि उसने बोली जीत ली है और मुक्ता घोषणा करने वाली थी, तभी एक धीमी आवाज कक्ष से बाहर आई। 50 करोड़, एक शांत आवाज गूंजी और पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। समय जैसे थम सा गया था। सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और वे आवाज की तरफ देख रहे थे। मुक्ता के हैरान चेहरे पर भी दूसरे तल की तरफ देखे बिना नहीं रहा गया। किसी ने 5 करोड़ की बोली लगा दी, किसी ने शौर्य परिवार के साथ बोली लगाने की हिम्मत की। इतनी हिम्मत किसकी है? शौर्य परिवार को बोली में चुनौती देना। क्या उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? शौर्य ने एक ही सांस में 2 करोड़ बढ़ाकर यह साफ कर दिया था कि वह भंडारण अंगूठी जीतने के लिए दृढ़ था। दूसरी शक्तिशाली शक्तियों को भी अस्थायी रूप से उसके रास्ते से हटना पड़ा। दूसरे तल के उन प्रमुख परिवारों और शक्तियों की तो बात ही क्या, अब किसी ने सचमुच बोली लगाई और 5 करोड़ की एक खगोलीय कीमत भी लगा दी। क्या वे सीधे शौर्य परिवार का सामना करने की योजना बना रहे थे? शौर्य ने माथा सिकोड़ा। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस समय कोई शौर्य परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और उन्होंने एक ही बार में 2 करोड़ बढ़ा भी दिए। दूसरे तल के निजी कक्ष से बोली लगाने वाले आदमी की आवाज शांत थी और उसका बीच में टोकना अचानक हुआ था। कोई यह नहीं बता सकता था कि वह किसकी आवाज थी, लेकिन यह साफ था कि यह किसी युवा व्यक्ति की थी। 4 प्रमुख शक्तियों ने मेरे शौर्य परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परहेज किया है। नवक्षेत्र में और किसकी हिम्मत है? शौर्य सेन ने गहरी आवाज में कहा। उसकी बूढ़ी आंखों में ठंडक थी जो बेहद डरावनी लग रही थी, यह जानते हुए भी कि यह शौर्य परिवार की बोली थी। किसी ने फिर भी कीमत लगाने की हिम्मत की। यह साफ तौर पर शौर्य परिवार को सम्मान नहीं देना था, न ही शौर्य परिवार को कुछ समझना। जो भी हो, जब तक वह 4 प्रमुख शक्तियों में से एक नहीं है, यह बच्चा मरना तय है। शौर्यधर ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखें एक क्रूर नजर में सिकुड़ गई। यह वाकई बहुत हैरान करने वाला है। आखिरकार यह कौन है जो शौर्य परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? नागपाल परिवार के एक बुजुर्ग ने जिज्ञासु मुस्कान के साथ कहा। चंडाल आश्रम के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि इस बार शौर्य परिवार को भारी खून बहाना पड़ेगा। दूसरे निजी कक्ष में पवन आश्रम के मुखिया ने शांति से कहा, मैं हैरान हूं कि क्या शौर्य इस खजाने को छोड़ देगा या कीमत बढ़ाएगा, और मुझे इस बात की उत्सुकता है कि आखिर किसके पास इतनी हिम्मत है। दूसरे तल का निजी कक्ष यकीनन नवक्षेत्र की 5 प्रमुख शक्तियों में से एक नहीं था। अगर शौर्य पीछे हटता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि शौर्य परिवार डर गया था? शौर्य परिवार ऐसा शर्मनाक काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। शौर्य परिवार यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अगर शौर्य परिवार बोली लगाना जारी रखता है तो पैसा बहाना निश्चित है और अंत में भूगर्भ पवित्र कमल की कीमत बहुत ज्यादा होगी। तब वे बाकी 4 प्रमुख शक्तियों के खिलाफ लड़ाई करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। शौर्य परिवार के भारी खून बहाने से 4 प्रमुख शक्तियां मन ही मन खुश थी। शौर्य परिवार का खतरा काफी कम हो गया था। मुझे बस इस बात की चिंता है कि यह दूसरी 4 प्रमुख शक्तियों में से कोई है जो गुप्त रूप से जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा है। शौर्य ने माथे पर बल डालते हुए अनुमान लगाया। एक कम प्रतिस्पर्धी के साथ बाकी 4 प्रमुख शक्तियों के पास और ज्यादा उम्मीद थी। इसके अलावा शौर्य किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो नव क्षेत्र में शौर्य परिवार का विरोध करने की हिम्मत करता। वहां मौजूद सभी लोग यह पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक थे कि बोली कौन लगा रहा था।
भीड़ को बस निजी कक्ष से चैतन्य गोला स्तर के 8वें और तीसरे स्तर के लोगों की उपस्थिति महसूस हुई। बाकी 2 लोगों से ऊर्जा का कोई प्रवाह बिल्कुल नहीं निकल रहा था। इससे सभी को अचरज हुआ, बिना किसी ऊर्जा के प्रवाह के क्या वे साधारण लोग हो सकते हैं? अगर वे साधारण लोग थे तो क्या यह संभव था कि चैतन्य गोला स्तर के 8वें स्तर के व्यक्ति में शौर्य परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत हो? 5 करोड़। वह बच्चा कौन है जो सचमुच 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगा रहा है? मुझे लगता है कि वह अब जीना नहीं चाहता। 4 प्रमुख शक्तियों ने भी शौर्य परिवार के आगे घुटने टेक दिए हैं। फिर भी यह बच्चा मौत को बुला रहा है। मैं सच में जानना चाहता हूं कि वह कौन है और उसका क्या अंजाम होगा। जब लोगों को होश आया तो शांत कक्ष में तुरंत हंगामा मच गया और शोर एक ज्वार की तरह फैल गया। 6 करोड़। शौर्य ने गंभीर भाव के साथ बहुत देर बाद आखिरकार बोली लगाई। उसकी आवाज में साफ तौर पर क्रोध का पुट था। 8 करोड़। जैसे ही शौर्य ने अपनी बोली लगाई, दूसरे तल के निजी कक्ष से एक आवाज आई। इस बार एक महिला की उन्होंने और 2 करोड़ बढ़ा दिए। इस हॉल में लोग सदमे में हाफने लगे और आखिरकार समझ गए कि बोली लगाने वाला साफ तौर पर शौर्य परिवार को चुनौती दे रहा था। एक महिला की आवाज, आखिरकार वे कौन है? यह साफ है कि वे शौर्य परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। अगर वे इस तरह से बोली लगाना जारी रखते हैं तो शौर्य परिवार के पास भूगर्भ पवित्र कमल के लिए 4 प्रमुख शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताक नहीं हो सकती है। कक्ष में फिर से हंगामा मच गया। आखिरकार वे कौन है? मुक्ता निजी कक्ष को हैरान होकर देखती रही। वह यह नहीं बता सकी कि वे कौन थे। नीलामी के अध्यक्ष चक्रधर और दूसरे लोग भी बहुत उत्सुक थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे। बोली लगाने वाला स्वाभाविक रूप से विक्रम सिंह था। दूसरी बार बोली लगाने वाली स्वाभाविक रूप से नेहा थी। इसी क्षण निजी कक्ष के अंदर जयंत और उसका अंगरक्षक पहले से ही डर से जमीन पर पस्त हो चुके थे, बेकाबू होकर कांप रहे थे। अगर अलग अलग शक्तियों को पता चला कि वह विक्रम सिंह के साथ था तो जयंत परिवार का विनाश तय था। विक्रम सिंह ने भंडारण अंगूठी के लिए बोली इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उसे वह पसंद थी, बल्कि इसलिए कि यह शौर्य परिवार की बोली थी। विक्रम सिंह शौर्य परिवार से हद से ज्यादा नफरत करता था। जब शौर्य ने अपनी बोली लगाई तो विक्रम सिंह काफी हैरान था। शौर्य परिवार ने जिस तरह से शौर्यमती के प्रति कोई भावना नहीं दिखाई, उसे याद करके विक्रम सिंह ने तब शौर्य परिवार का भारी खून बहाने का फैसला किया। शौर्य परिवार नवक्षेत्र की 5 प्रमुख शक्तियों में से एक होने के नाते वे दूसरे तल की एक छोटी सी शक्ति से कैसे डर सकते हैं। विक्रम सिंह ने यह भी अनुमान लगाया कि शौर्य परिवार यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही वजह है कि उसने तुरंत 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बढ़ा दी। इसके अलावा इस तरह से विक्रम सिंह के पास एक प्रतिस्पर्धी भी कम हो गया था। भूगर्भ पवित्र कमल विक्रम सिंह इसे जीतने के लिए भी दृढ़ था। ऐसे खजाने के साथ विक्रम सिंह इसे किसी और के हाथों में कैसे पड़ने दे सकता था। 8 करोड़ की बोली सुनकर शौर्य का चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया। उसकी चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से कांप रही थी और उसकी आंखों में एक खूनी चमक थी। धत्तरे की शौर्यधर गुस्से में फट पड़ा। वह निजी कक्ष से बाहर निकलकर बोली लगाने वाले को मारना चाहता था। आप कौन हैं जनाब? आप मेरे शौर्य परिवार के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? शौर्य सेन दूसरे तल की बालकनी पर प्रकट हुआ और बोली लगाने वाले कक्ष को चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा था। शौर्य सेन प्रकट हुआ जिससे कक्ष में मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित हुआ और घबराहट की लहर फैल गई। यह किसी के लिए भी साफ था कि शौर्य परिवार गुस्से में था। प्रमुख शक्तियां सभी दर्शकों की तरह देख रही थी। उनमें से किसी ने भी बीच में दखल नहीं दिया। हॉल फिर से शांत हो गया और सभी की आंखें दूसरे तल के कक्ष पर वापस आ गई जिसमें रहने वाले के बोलने का इंतजार था। बुजुर्ग मुखिया शौर्य सेन, क्या यह सच नहीं है कि कोई भी नीलामी में खजानों के लिए बोली लगा सकता है? आपके शौर्य परिवार ने इस पर अपनी नजर गड़ा दी है और संयोग से मैंने भी आपका परिवार इसके लिए बोली लगा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? बुजुर्ग मुखिया शौर्य सेन, आपके शब्द काफी अनुचित हैं। अगर आपके शौर्य परिवार में क्षमता नहीं है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। महज 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, मैं अभी भी इसका खर्च उठा सकती हूं। नेहा की बेपरवाह आवाज आई। तुम शौर्य सेन का चेहरा तुरंत और भी ज्यादा गहरा हो गया। घमंड, बहुत ज्यादा घमंड। एक युवा महिला बुजुर्ग मुखिया शौर्य सेन से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही है। फिर भी रहस्यमयी महिला की आवाज में डर का एक भी संकेत नहीं था और शौर्य परिवार के अस्तित्व के बारे में उसकी जानकारी को ध्यान देने की जरूरत थी।
शौर्य परिवार की ताकत को पूरी तरह से जानते हुए फिर भी बिना उनकी ताकत से डरे उनके खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत यह बताता था कि इस व्यक्ति का कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। बुजुर्ग मुखिया शौर्य सेन से इस तरह बात करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या गलत है? क्या मैंने गलत कहा है? अगर मैंने कोई अपमान किया है तो बुजुर्ग मुखिया शौर्य सेन इसके बारे में क्या कर सकते हैं? महिला की शांत आवाज एक बार फिर से गूंजी। यह सुनकर भीड़ सदमे में उछल पड़ी, मानो उनकी आत्माएं बाहर निकलने वाली हो। लोगों ने सोचा था कि महिला पीछे हटेगी, लेकिन वह और भी ज्यादा साहसी निकली। महिला पूरी तरह से निडर थी। यह महिला आखिर कौन थी जो शौर्य सेन के प्रति इतना अनादर दिखा रही थी? नीलामी कक्ष में एक नौकरानी का चेहरा डर से भर गया था। उसका रंग पीला पड़ गया था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। नौकरानी ने नेहा और विक्रम सिंह की आवाजों को पहचान लिया। यह वही नौकरानी थी जिसने 3 दिन पहले विक्रम सिंह और नेहा की सेवा की थी, इसलिए वह उनकी आवाजों से बहुत परिचित थी। नेहा के शब्द तेज और तीखे थे। हर एक शब्द सीधे शौर्य से उनके दिल में चुभ रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा जवाब में लाल और काला हो रहा था। शौर्य परिवार क्रोधित था। शौर्य के चेहरे पर हिंसक भाव थे। नेहा ने शौर्य परिवार के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। तुम छोटी अभागन, मेरे दादाजी का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से तंग आ गई हो? यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। शौर्यधर गुस्से में दहाड़ा। फिर वह भी निजी कक्ष से प्रकट हुआ। उसकी हत्या की भावना हवा में भर गई। तुम कोशिश कर सकते हो, नेहा ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। यहां तक कि शौर्यधर से भी नहीं डरी। शौर्य सेन की तो बात ही क्या। होश जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। चक्रधर जल्दी से प्रकट हुए। शांत होकर बोले, युवराज शौर्यधर, कृपया अपना आपा ना खोए। शौर्य सेन की तरफ अपनी नजर घुमाते हुए चक्रधर ने आगे कहा, बुजुर्ग शौर्य सेन, हर किसी को बोली लगाने का अधिकार है। आपको गुस्सा क्यों होना चाहिए? हम अब शौर्य सेन ने जोर से झोंका और एक बोली लगाई, 10 करोड़। चूंकि बुजुर्ग मुखिया शौर्य सेन को यह भंडारण अंगूठी इतनी पसंद है तो यह युवा लड़की आपके शौर्य परिवार को यह दे देगी। शौर्य सेन की बोली लगाते ही नेहा ने हल्के से ताना मारा, यह अपमानजनक है। शौर्य सेन गुस्से से पागल हो गया। एक भयानक हत्या की आभा अचानक बाहर निकल पड़ी। शौर्य परिवार के वरिष्ठ सदस्य अब शांति से नहीं बैठ पाए। वे सभी गुस्से से उबल रहे थे। यह परेशान करने वाली लड़की शौर्यवंत ने गुस्से से गुर्राया, तुम अभागन, तुम जो भी हो, एक बार जब नीलामी खत्म हो जाएगी मैं शौर्यधर तुम्हें जरूर मार डालूंगा। शौर्यधर ने अपने दिल में जोरदार कसम खाई। यह जानबूझकर भड़कावा था, जानबूझकर किया गया भड़कावा। हॉल में मौजूद लोग हैरान रह गए। यह रहस्यमयी महिला आखिर कौन थी? क्या वह शौर्य परिवार की ताक को नहीं जानती थी? वह पूरी तरह से जमीन आसमान का फर्क नहीं समझती थी। यह युवा लड़की बर्बाद हो गई। जानबूझकर शौर्य परिवार को भड़काकर वह निश्चित रूप से कल की सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगी। शौर्य परिवार को नाराज करने का कोई अच्छा अंत नहीं है, खासकर जब इतने सारे लोगों के सामने शौर्य परिवार का अपमान किया गया हो। हर कोई बुजुर्ग मुखिया शौर्य सेन के प्रकोप को नहीं झेल सकता। भीड़ दहशत की स्थिति में थी। नेहा के साहस ने चक्रधर को भी थोड़ा माथा सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन नीलामी के अपने नियम थे और किसी को भी बोली लगाने की आजादी थी। क्योंकि नेहा ने बोली नहीं लगाने का फैसला किया तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि ऐसा करने में नेहा ने शौर्य परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। इस युवा लड़की में वाकई काफी हिम्मत है। नागपाल परिवार के मुखिया ने कहा। वह बहुत हैरान था और रहस्यमयी महिला की पहचान को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक था। पवन आश्रम के मुखिया ने माथा सिकोड़ा और कहा, इस महिला का एक महत्वपूर्ण परिवार हो सकता है, क्योंकि साधारण लोग शौर्य परिवार को इस तरह से शर्मिंदा करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे और वह उनसे बिल्कुल नहीं डरती। शौर्य परिवार ने इसके लिए सचमुच खून बहाया है। एक भंडारण अंगूठी के लिए 10 करोड़ खर्च कर दिए। चंडाल आश्रम के मुखिया ने दूसरों की पीड़ा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो उसने चंडिका प्रसाद और चंडिका ना के गंभीर चेहरों को देखा, मानो उन्होंने बोलने वाले की पहचान का अनुमान लगा लिया हो। वाकई चांडिका प्रसाद ने अनुमान लगा लिया था कि रहस्यमयी महिला नेहा थी। चांडिका परिवार का विक्रम सिंह के साथ कई बार टकराव हुआ था, इसलिए वे नेहा की आवाज से बहुत ज्यादा परिचित थे। नीलामी में नेहा की मौजूदगी का मतलब था कि विक्रम सिंह भी वहां था और वह आदमी जिसने 5 करोड़ की बोली लगाई थी वह विक्रम सिंह था। तुम छोटी अभागन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शौर्य परिवार को इतनी परेशानी देने की?
वर्तमान मुखिया शौर्य अब और शांति से नहीं बैठ सका और नेहा पर आग बबूला हो गया। उसकी भयानक हत्या की आभा पूरे नीलामी कक्ष में फैल गई। शौर्य की जबरदस्त हत्या की आभा से वहां मौजूद हर कोई डर गया। मुखिया शौर्य शांत हो जाए। चक्रधर ने माथे पर बल डाला और कहा, यह समझाते हुए कि एक बार जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो नीलामी के भारी नुकसान की तो बात ही क्या, बल्कि कई लोगों की जान भी जा सकती थी। मुखिया शौर्य, इस बुजुर्ग आदमी को कुछ सम्मान दीजिए। गुस्सा मत होइए। परम औषधि गुरु मोहन तेजी से वहां आ गए। वे नीलामी के एक सम्मानित प्रतिनिधि थे जो कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। मोहन के आने पर शौर्य अपनी भयंकर क्रोध को जबरदस्ती रोक सका। एक परम औषधि गुरु और नवक्षेत्र के सबसे शक्तिशाली रसायनज्ञ के रूप में शौर्य परिवार को स्वाभाविक रूप से मोहन का सम्मान करना पड़ा। दूसरे तल के निजी कक्ष में नेहा ने भी बोलना बंद कर दिया, जबकि स्थिति सतह पर शांत हो गई थी। एक मूर्ख भी जानता था कि नीलामी खत्म होने के बाद इसके गंभीर परिणाम होंगे। नवक्षेत्र की विभिन्न शक्तियों के सामने अपमानित होने के बाद शौर्य परिवार इस मामले को निश्चित रूप से शांत नहीं रहने देगा। नवक्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शौर्य परिवार किसी भी ऐरे गैरे के इस तरह के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उनके बूथ में जयंत और उसका अंगरक्षक इतने डरे हुए थे कि वे व्यवहारिक रूप से सुन्न हो गए थे, पूरी तरह से गतिहीन थे। उनके चेहरे निराशा की तस्वीर बन गए थे। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए अपनी बोली लगाई, लेकिन यह सब नेहा ने किया, जिसने बातचीत की और शौर्य परिवार को सफलतापूर्वक गुस्सा दिलाया। नेहा, तुम्हें अभी अभी जो बात कही वह किसने सिखाई? मैं भी लगभग तुम्हारी बातों में आ गया था। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। शौर्य परिवार के उच्च अधिकारियों को अपमानित होते हुए देखकर उसे बहुत राहत महसूस हुई। मेरे दादाजी ने, मैं अक्सर उनके साथ अनुभव लेने बाहर जाती थी। मैंने यह सब उनसे सीखा। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो यह बात है। विक्रम सिंह ने कहा, अपनी सहमति में अंगूठा उठाते हुए नीलामी मंच पर वापस मुक्ता, जो बहुत देर से हैरान थी, ठीक हुई और घोषणा की भंडारण अंगूठी शौर्य परिवार की हुई। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए मुक्ता ने फिर से एक और रत्न निकाला, जो एक औषधि थी जिससे एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक अनोखी सुगंध के साथ चारों ओर फैल गई, जिसने इसे सूंघा व पुनर्जीवित हो गया। एक 5 स्तर की औषधि। यह औषधि इतनी शक्तिशाली थी कि इसने हर किसी की जगह हिला दी। यहां तक कि 5 महान शक्तियां भी बहुत ललचा गई। मुक्ता ने खुद को संभाला और कहा, यह औषधि एक 5 स्तर की दिव्य लोक की गोली है, जो दिव्य लोक में साधना करने वालों को अपनी साधना को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह 5 स्तर की औषधियों में एक बेहतरीन उत्पाद है और इसे हमारे परम औषधि गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार भी किया गया था। परम औषधि गुरु द्वारा तैयार की गई एक 5 स्तर की औषधि। यह सचमुच दिव्यक में साधना करने वालों के लिए एक औषधि है। परम औषधि गुरु ने इसे हमारे साथ साझा करने का भी फैसला किया है। इतनी शक्तिशाली 5 स्तर की औषधि तैयार करने में सक्षम वाकई परम औषधि गुरु की उपाधि के लायक भीड़ हैरान थी और पूरा कक्ष उत्साह में फट पड़ा। जब हर कोई विस्मय में था तो चक्रधर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी शक्तिशाली औषधि कुछ ऐसी नहीं है जिसे मैं तैयार कर सकता हूँ। नव क्षेत्र में केवल एक ही ऐसी है। दिव्यक की गोली को तैयार करने की प्रक्रिया बेहद जटिल और कठिन है, जिसमें कई कीमती जड़ी बूटियों का उपयोग करना होता है। यहां तक कि मुझे भी एक बनाना कोई आसान काम नहीं लगेगा, परम औषधि गुरु ने कहा, जिससे औषधि के बहुत ज्यादा मूल्य का संकेत मिला। पूरे नवक्षेत्र में एक भी दूसरी नहीं मिलेगी। अगर मैं यह गोली पा सका तो मैं निश्चित रूप से दिव्य लोक के 6ठे स्तर तक पहुंच सकता हूं। भीष्म ने तीसरे तल के भूत से उत्साहित होकर कहा। उसकी आंखें लालसा से भर गई थी। दिव्योग की गोली यकीनन शक्तिशाली है, लेकिन जब भूगर्भ पवित्र कमल से तुलना की जाती है तो यह बहुत कम है। भीष्मसेन पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। उसके विचार अभी भी भूगर्भ पवित्र कमल पर थे। भीष्म ने कहा, अगर हमें दिव्यक की गोली और भूगर्भ पवित्र कमल दोनों मिल गए तो आप भी पिताजी दिव्यक के 6ठे स्तर तक पहुंच सकते हैं। फिर नव क्षेत्र में कौन हमारे संजय घाटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा? ऐसी औषधि को छोड़ा नहीं जा सकता। यह कम से कम शौर्यधर को दिव्योग के 5 स्तर में कदम रखने देगा। नागपाल परिवार के मुखिया ने एक उत्साहित हंसी के साथ कहा, शौर्य परिवार, चंडाल आश्रम और पवन आश्रम के उच्चाधिकारी सभी बहुत ललचाए हुए थे। उन्हें इतनी देर से दिव्य की गोली के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी। नीलामी करता मुक्ता बोली, शुरू करो। चंडाल आश्रम के मुखिया ने आग्रह किया, जो अब और इंतजार नहीं कर सकते थे।
उसके शब्दों पर मुक्ता के मनमोहक चेहरे पर एक मोहक मुस्कान प्रकट हुई और उसने कहा, दिव्य लोक की बोली की शुरुआती बोली 10 करोड़ है। हर बोली 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं होनी चाहिए। 11 करोड़ चंडाल आश्रम के मुखिया चंडालनाथ ने सबसे पहले बोली लगाई। मुखिया चंडालनाथ की बड़ी चाल। नागपाल परिवार के मुखिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, 12 करोड़। मेरा आश्रम 13 करोड़ की बोली लगाता है। पवन आश्रम के मुखिया ने बेपरवाही से कहा, हम ऐसे जीवंत कार्यक्रम को कैसे छोड़ सकते हैं। 14 करोड़। शौर्य ने बोली जारी रखी। मुखिया शौर्य ने बहुत साहस दिखाया। भीष्मसेन ने हंसते हुए कहा, 15 करोड़। केवल 5 प्रमुख शक्तियां ही जोरदार प्रतिस्पर्धा कर रही थी। दूसरी शक्तियां और भीड़ सदमे में देख रही थी। खगोलीय संख्याओं से हैरान थी। मैदान में 5 प्रमुख शक्तियों के साथ बोली में हर बढ़ोतरी करोड़ों में हो रही थी और दूसरी शक्तियां बस प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। बस एक पल में दिव्यक की गोली की कीमत एक आश्चर्यजनक 20 करोड़ तक पहुंच गई। तुम छोटी अभागन, तुम अब बोली क्यों नहीं लगा रही हो? शौर्य ने कठोरता से पूछा। उसकी उग्र नजर दूसरे तल के भूत की तरफ घूम गई। नेहा ने जवाब देने की परवाह नहीं की। विक्रम सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी निम्न स्तरीय 5 स्तर की औषधि की कीमत सचमुच 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस तरह की निम्न गुणवत्ता वाली औषधि धुंधले नमूनों के साथ नवक्षेत्र में एक परम औषधि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित मोहन द्वारा तैयार की गई है। क्या 5वें स्तर के रसायन की क्षमताएं बस इतनी ही हैं? मोहन द्वारा बनाई गई दिव्यक की गोली असाधारण गुणवत्ता की नहीं हो सकती है, लेकिन इसे नवक्षेत्र में निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय 5वें स्तर की औषधि माना जाता था। जैसे ही दिव्यक की गोली की कीमत और ऊपर चढ़ी, सबसे पहले हार मानने वाला पवन आश्रम था। दिव्यक की गोली पर ऐसी चौंका देने वाली राशि खर्च करने के बजाय वे भूगर्भ पवित्र कमल के लिए बोली लगाने के लिए अपनी मुद्राएं बचाना चाहते थे। दूसरा पीछे हटने वाला शौर्य परिवार था, क्योंकि भंडारण अंगूठी के लिए उनकी पिछली बोली पर पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका था। अगर वे दिव्य की गोली के लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रखते तो शौर्य परिवार को भूगर्भ पवित्र कमल के लिए बोली लगाने का कोई मौका नहीं मिलता। 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। केवल इन खगोलीय संख्याओं से ही कोई भी 5 प्रमुख शक्तियों की जबरदस्त ताक और नींव का अनुमान लगा सकता था। ऐसा लगता है कि पूर्वज भीमसेन दिव्यक की गोली को पाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। नागपाल परिवार के मुखिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भीष्मसेन जहां बैठे थे उस निजी कक्ष पर नजर डालते हुए भीष्मसेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मुझे यह गोली मिल जाती है तो भीष्म दिव्यक के 6ठे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से मैं इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ हूं और मुझे उम्मीद है कि नागपाल परिवार के मुखिया रास्ता देंगे। जब दिव्यक की गोली के लिए बोली 28 करोड़ तक पहुंची तो चंडाल आश्रम के मुखिया चंडालनाथ ने भी अनिच्छा से हार मान ली, जिससे केवल संजय घाटी और नागपाल परिवार मैदान में रह गए। क्योंकि पूर्वज इतने दृढ़ हैं तो ठीक है, मैं भूगर्भ पवित्र कमल पर एक दाव लगाऊंगा। इसे पूर्वज को दिया गया एक एहसान मानते हुए नागपाल परिवार के मुखिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे धन्यवाद। नागपाल परिवार के मुखिया भीष्मसेन ने खुशी से हंसते हुए कहा, आखिरकार दिव्यक की गोली 28 करोड़ में संजय घाटी को नीलाम कर दी गई। 28 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, यह कितनी विशाल खगोलीय राशि थी। दिव्यक की गोली संजय घाटी की हुई। मुक्ता ने नीलामी मंच से उत्साहित होकर घोषणा की, क्योंकि एक ही औषधि ने नीलामी को 28 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दिलाई थी। दर्शकों आंखों में बहुत ज्यादा जलन भर गई थी। निजी कक्ष के भीतर भीष्म के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान का संकेत दिखाई दिया। भीष्मसेन की मृत्यु ने भीष्म को बहुत दुख पहुंचाया था। तब से वह कभी नहीं मुस्कुराया था। उसके दिमाग में लगातार नफरत भरी हुई थी, जो उसे भीष्मसेन का बदला लेने की याद दिलाती थी। हालांकि जैसे ही मुक्ता ने बोलना खत्म किया, दूसरे तल के मूल कक्ष से एक पंक्ति ने सभी का रंग पूरी तरह से बदल दिया। परम औषधि गुरु मोहन सहित किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि जो शब्द उन्होंने अपने कानों से सुने थे वे सच थे। निम्न स्तरीय 5 स्तर की औषधि, स्पष्ट नमूनों और बिना चमक के, और फिर भी आप इसे नीलाम करने की हिम्मत करते हैं। सम्मान खोने से डरे बिना 28 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की धोखाधड़ी करते हैं। एक धीमी आवाज अचानक दूसरे तल के एक कक्ष से उभरी। विक्रम सिंह सचमुच नीलामी में आया। चंडिका प्रसाद और चंडिका आना के चेहरे गंभीर हो गए। आवाज से चंद्रिका प्रसाद और दूसरे लोग बिना किसी संदेह के यह निर्धारित कर सकते थे कि वह विक्रम सिंह था। लंबे समय तक शांत रहा कक्ष एक बार फिर से गूंजने लगा। जैसे ही यह शब्द बाहर आए, पूरे दर्शकों के चेहरे नाटकीय रूप से मुड़ गए। एक निम्न स्तरीय 5वें स्तर की औषधि, 28 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की धोखाधड़ी। क्या हो रहा था?
यह सुनकर परम औषधि गुरु का घमंड भरा चेहरा तुरंत कठोर हो गया। फिर वह क्रूरता से काला पड़ गया। उसने सबसे पहले उस कक्ष की तरफ अपनी नजर डाली। 5 प्रमुख शक्तियों के उच्च अधिकारी पूरी तरह से हैरान थे। ऐसी शक्तिशाली 5वें स्तर की औषधि को अब कोई निम्न स्तरीय औषधि कह रहा था। वहां मौजूद भीड़ हैरान थी। यह व्यक्ति आखिर किससे बना था? नवक्षेत्र के सबसे शक्तिशाली 5वें स्तर के रसायनज्ञ का अपमान करने के लिए शौर्य परिवार को नाराज करना एक बात थी, लेकिन परम औषधि गुरु को नाराज करना क्या यह मौत को नहीं मानना था? यह बच्चा बस पागल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई परम औषधि गुरु का इस तरह से अपमान करने की हिम्मत करेगा। क्या वह मरने की इच्छा रखता है? वहां मौजूद सभी लोग 5 प्रमुख शक्तियों के सदस्यों सहित यह यकीन नहीं कर सके कि किसी में परम औषधि गुरु का सार्वजनिक रूप से अपमान करने का इतना साहस होगा। वह विक्रम सिंह की आवाज है। नागपाल परिवार के कक्ष से वरुण ने आश्चर्य में कहा। कक्ष में रहस्यमयी आदमी का घमंड पहले की महिला से भी ज्यादा अपमानजनक था, जो घमंडी शब्द की हर किसी की समझ से परे था। नीलामी के अध्यक्ष चक्रधर साफ तौर पर हैरान थे और अब वह अपनी जगह पर नहीं बैठ सकते थे। वह शौर्य परिवार को संभाल सकते थे, लेकिन परम औषधि गुरु को नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? परम औषधि गुरु को नाराज करना निश्चित रूप से नवक्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोगों को बुला सकता था। ऐसा जबरदस्त प्रभाव कुछ ऐसा था जिसे 5 प्रमुख शक्तियां भी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करती थी। भीष्मसेन, तुमने निम्न स्तरीय 5वें स्तर की औषधि पर 28 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। तुम खुद से काफी खुश लग रहे हो। क्या तुमने पहले कभी 5वें स्तर की औषधि नहीं देखी? कक्ष से एक और आवाज आई। इस बार यह एक आदमी बोल रहा था, महिला नहीं। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह था, जो तब तक चुप था। भीष्मसेन ने गहराई से माथा सिकोड़ा और सख्त अंदाज में कहा, तुम दीप बच्चे, तुम्हारा साहस कोई सीमा नहीं जानता। शौर्य परिवार को नाराज करने के बाद और अब बेशर्मी से एक परम औषधि गुरु का अपमान कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कितनी और जानें बची हैं? बेशम विक्रम सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। दिव्यक की गोली वाकई दिव्योग के विशेषज्ञों को उनकी साधना बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन यह विशेष दिव्यक की गोली निम्न गुणवत्ता की है, जिसमें औषधि में बड़ी संख्या में अशुद्धियां हैं। हालांकि यह साधना को बेहतर बना सकती है, प्रभाव बहुत ही कम है। 28 करोड़ की तो बात ही क्या, 2 करोड़ भी बहुत ज्यादा होगा। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें परम औषधि गुरु पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है? क्या तुम परम औषधि गुरु की तरह एक दिव्य लोक की गोली बना सकते हो? तुरंत एक शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हो गया, दूसरे तल के कक्ष की तरफ इशारा करते हुए, और गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम में क्षमता नहीं है तो अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। ज्यादा अहंकारी होना केवल तुम्हारी मौत का कारण बनेगा और यह तुम्हारे लिए कोई एहसान नहीं करेगा। एक और शक्तिशाली व्यक्ति ने उपहास किया। कक्ष में कई लोग परम औषधि गुरु के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हो गए। दूसरे तल के निजी कमरों में कई शक्तिशाली लोग भी खड़े हो गए। सभी विक्रम सिंह पर आरोप लगा रहे थे। नव क्षेत्र में एक परम औषधि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित मोहन के पास स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक रसायन विद्या की निपुणता थी। विक्रम सिंह का एक परम औषधि गुरु का सार्वजनिक रूप से अपमान करना क्या यह कहने के बराबर नहीं था कि नवक्षेत्र में हर कोई अंधा था? परम औषधि गुरु का अपमान करना नवक्षेत्र में हर किसी का अपमान करने के बराबर था। सार्वजनिक आरोपों का सामना करते हुए विक्रम सिंह चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जवाब देने के लिए बहुत आलसी था। हालांकि मोहन सचमुच एक 5वें स्तर का रसायनज्ञ था। 5वें स्तर की औषधियां 4थे स्तर की औषधियों से अलग थी। उन्हें कई सामग्रियों की जरूरत थी और उनका बनाना बेहद कठिन था। अधिकांश 5वें स्तर के रसायनज्ञ भले ही उनके पास बनाने की विधि हो, वे उन्हें तैयार करने की क्षमता में कमी रखते थे। भले ही वे मुश्किल से सफल हो सके, औषधियों की गुणवत्ता बहुत कम होगी और उनकी प्रभावशीलता न्यूनतम होगी। मोहन द्वारा बनाई गई दिव्यक की गोलियों की तरह वे इतनी निम्न गुणवत्ता की थी। विक्रम सिंह सच कह रहा था। बस यह था कि यह बारी लोग नहीं समझते थे। जब वे नहीं समझते थे तो विक्रम सिंह अपनी सांस क्यों बर्बाद करता? अब कुछ नहीं बोलोगे? ऐ ना, तुम बच्चे, यह नवत्र है। अगर तुम परम औषधि गुरु का अपमान करने की हिम्मत करते हो तो कल की सूरज की रोशनी देखने की उम्मीद मत करना। यह सही है। और वह डीठ लड़की बिल्कुल कानून तोड़ रही है। परम औषधि गुरु, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। विक्रम सिंह की प्रतिक्रिया की कमी को देखकर भीड़ गुस्से में कोसने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी परम औषधि गुरु का सम्मान जीतना चाहते थे।
इस दुनिया में हमेशा अजीब और संकी लोग होते हैं। सचमुच जमीन आसमान का ज्ञान नहीं है। नागपाल परिवार के मुखिया ने सिर हिलाते हुए अफसोस जताया। अगर आप जानते कि वह कौन है दादाजी तो आप ऐसा नहीं कहते, वरुण ने कहा। इन शब्दों पर नागपाल परिवार के मुखिया ने वरुण को आश्चर्य में देखा और पूछा, वरुण तुम जानते हो कि वह कौन है? वरुण मुस्कुराया और कहा, वह विक्रम सिंह है। अग्नि साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति विक्रम सिंह वह है। नागपाल परिवार के मुखिया कुछ हैरान थे। उनके चेहरे पर कुछ हैरान करने वाला भाव था। नागपाल परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी बहुत हैरान थे। उन्होंने अविश्वास का भाव दिखाया। वरुण मुस्कुराया और कहा, हालांकि उसने अपनी आभा को छिपा लिया है, मैं अभी भी उसकी आवाज को पहचान सकता हूं। मैंने उसे अग्नि साम्राज्य में देखा है। एक बुजुर्ग ने अविश्वास में कहा, असंभव, विक्रम सिंह नीलामी में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसने औषध नगर में इतने सारे शक्तिशाली लोगों को मार डाला है और भीष्म सिंह को भी मार डाला है। परम औषधि गुरु और चंडिकाना दोनों उसे हताश होकर मारना चाहते हैं, फिर भी वह नीलामी में आने का साहस करता है। वह संकल्प आकृति रचना करने में सक्षम एक 5वें स्तर का शस्त्रकार है। क्या वह डरेगा? वरुण ने कहा, हालांकि उसने विक्रम सिंह को केवल एक बार देखा था। वरुण बता सकता था कि विक्रम सिंह मुसीबतों से पीछे हटने वाला नहीं था। नागपाल परिवार के मुखिया ने माथा सिकोड़ा और गंभीर रूप से कहा, अगर यह सचमुच वह है तो डरने की वाकई कोई बात नहीं है। वरुण, तुम तक्षशिला आश्रम का बदला भी ले सकते हो। चलो बस अभी नाटक को देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है, वरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन संजय घाटी और परम औषधि गुरु को नाराज करने के बाद विक्रम सिंह यकीनन बच नहीं रहा था। अब शौर्य परिवार को भी नाराज करने और एक परम औषधि गुरु का अपमान करने के बाद यह विक्रम सिंह को लाखों बार मरने के लिए काफी था। एक पागल आदमी, उसे एक पागल आदमी होना ही होगा। युवा, क्योंकि तुम मेरी औषधि में कमियों को बता सकते हो तो तुम्हें रसायन विद्या में कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए। तुम एक दिव्य लोक की गोली बनाकर हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। परम औषधि गुरु ने अपने चेहरे पर एक बेहद भद्दा भाव के साथ कहा। उसकी आवाज भारी थी। उसका बढ़ता हुआ क्रोध किसी भी पल बाहर निकलने के लिए तैयार था। अगर विक्रम सिंह इसे नहीं बना सका या अगर वह एक रसायनज्ञ ही नहीं था तो परम औषधि गुरु निसंदेह उसे मौके पर ही मार डालेगा। उस बच्चे के पास आत्मिक शक्ति भी नहीं है, वह बिल्कुल भी रसायनज्ञ नहीं है। दिव्यक की गोली बनाने की तो बात ही क्या, वह एक पुनर्जीवन गोली भी नहीं बना सकता। एक तीसरे स्तर के रसायनज्ञ ने गुस्से में चिल्लाया। एक रसायनज्ञ नहीं, भीड़ बहुत हैरान थी। एक रसायनज्ञ भी नहीं और फिर भी उसमें दूसरों की आलोचना करने की हिम्मत थी। एक रसायनज्ञ नहीं होने पर उसके पास बिल्कुल भी कोई योग्यता नहीं थी। 5वें स्तर के रसायनज्ञ का अपमान करने का तो अधिकार ही क्या। अब क्या? विक्रम सिंह से एक बेपरवाह ठंडी हंसी निजी कमरे से गूंजी। विक्रम सिंह के शरीर से एक अत्याचारी और जबरदस्त आत्मिक शक्ति अचानक निकली, तुरंत पूरे नीलामी कक्ष में फैल गई। इस भारी और शक्तिशाली आत्मिक शक्ति को महसूस करके तीसरे स्तर के रसायनज्ञ का चेहरा तुरंत डर से भर गया। वहां मौजूद हर रसायनज्ञ विक्रम सिंह की अत्याचारी और जबरदस्त आत्मिक शक्ति से हैरान था। एक चौथे स्तर का रसायनज्ञ, एक रसायनज्ञ ने डर में कहा, क्या? एक चौथे स्तर का रसायनज्ञ। भीड़ ने यह सुनकर अपने भावों को बहुत बदल दिया और अविश्वास में अपनी आंखें फैलाने से नहीं रह सके। इतनी दबंग आत्मिक शक्ति, चक्रधर ने टिप्पणी की। बहुत हैरान थे। उनके बूढ़े चेहरे पर कुछ हैरान करने वाला भाव था। उसकी आत्मिक शक्ति मेरी से कहीं ज्यादा है, नीलामी के दूसरे बुजुर्ग ने कहा। पूरी तरह से हैरान थे। वह भी एक चौथे स्तर का रसायनज्ञ था, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति विक्रम सिंह की से बहुत कम थी। एक चौथे स्तर का रसायनज्ञ, यह युवा सचमुच असाधारण है। परम औषधि गुरु मोहन ने माथा गहराई से सिकोड़ा। वह इस विशाल और दबंग आत्मिक शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विक्रम सिंह की दबंग आत्मिक शक्ति ने यहां तक कि परम औषधि गुरु को भी यह महसूस कराया कि यह उसकी अपनी से ज्यादा मजबूत थी, जिससे उसके दिल में एक बड़ा झटका लगा। यह युवा सामान्य नहीं है, निश्चित रूप से रसायन विद्या में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसकी आत्मिक शक्ति मेरी से भी ज्यादा मजबूत है। नागपाल परिवार के एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। विक्रम सिंह की आत्मिक शक्ति वाकई डरावनी थी। एक 5वें स्तर के रसायनज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी डरावनी। नवक्षेत्र में ऐसा युवा चौथे स्तर का रसायनज्ञ कब पैदा हुआ? नवक्षेत्र ने ऐसा प्रतिभाशाली रसायनज्ञ कब देखा है?
नहीं, नवक्षेत्र ने कभी भी एक युवा प्रतिभाशाली रसायनज्ञ नहीं देखा है। एक युवा चौथे स्तर का रसायनज्ञ व कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि नवक्षेत्र में कोई युवा चौथे स्तर के रसायनज्ञ नहीं है। तो निजी कमरे में यह आदमी कौन है? यह विक्रम सिंह है। जब लोग डर में दूसरे तल के निजी कमरे की तरफ देख रहे थे तो चंडाल आश्रम के मुखिया ने अचानक चिल्लाया, विक्रम सिंह संकल्प आकृति रचना के लिए जाने जाने वाला 5वें स्तर का शस्त्रकार विक्रम सिंह। भीड़ के चेहरे एक बार फिर से नाटकीय रूप से बदल गए, डर और सदमे से भर गए। हमारे पास नव क्षेत्र में कभी भी एक युवा चौथे स्तर का प्रतिभाशाली रसायनज्ञ नहीं रहा है। हाल ही में नवक्षेत्र में उभरने वाला एकमात्र चौथे स्तर का रसायनज्ञ केवल विक्रम सिंह ही है। चंडाल आश्रम के मुखिया ने जारी रखा। विक्रम सिंह परम औषधि गुरु मोहन का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी बूढ़ी आंखें चौड़ी हो गई। चंडाल आश्रम के मुखिया ने सही अनुमान लगाया, यह सचमुच विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह शौर्य सेन और शौर्य परिवार के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ अचानक हैरान हो गए। चंडाल आश्रम के मुखिया सही कह रहे हैं, यह विक्रम सिंह है, संकल्प आकृति रचना के लिए जाने जाने वाला 5वें स्तर का शस्त्रकार। विक्रम सिंह सचमुच नीलामी में है। यह वही होना चाहिए। विक्रम सिंह के अलावा नव क्षेत्र में कोई युवा चौथे स्तर का रसायनज्ञ नहीं है। सबसे युवा केवल रसायनज्ञ हर्षित ही है। पूरा माहौल उबल गया। हर कोई यकीन कर रहा था कि यह चौथे स्तर का रसायनज्ञ सचमुच विक्रम सिंह था। जब हर कोई हैरान था, विक्रम सिंह और नेहा निजी कमरे से बाहर निकलकर हर किसी की नजर में आ गए। विक्रम सिंह और नेहा को देखकर हर किसी का भाव एक बार फिर से नाटकीय रूप से बदल गया। विक्रम सिंह के प्रकट होने पर 1 दर्जन से ज्यादा भयानक हत्या की आभाएं पूरे नीलामी कक्ष में फैल गई। इसे ऐसे डर से घेर लिया कि इसने हर किसी के होश उड़ा दिए। विक्रम सिंह परम औषधि गुरु मोहन ने गुर्राया। भीष्म सेन के पूर्वज और संजय घाटी के शक्तिशाली लोग सभी अपने निजी कमरों से बाहर निकले। उनकी क्रूर नजरें सभी विक्रम सिंह की तरफ घूम गई। शौर्य परिवार के उच्च अधिकारी भी प्रकट हुए और जो लोग शौर्य परिवार को पार कर चुके थे और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान कर चुके थे, वे विक्रम सिंह और नेहा के अलावा और कोई नहीं थे। एक पल के लिए पूरे माहौल का वातावरण बारूद की गंध से भर गया था और किसी भी समय एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी। कमजोर दिल वाले वे साधक पहले ही डर से नीलामी से भाग चुके थे। विक्रम सिंह ने भीष्म सेन को मार डाला और संजय घाटी के साथ दुश्मनी मोल ली। औषध नगर से कई शक्तिशाली व्यक्तियों को मार डाला और परम औषधि गुरु से दुश्मनी मोल ली। लोग मुश्किल से यकीन कर सकते थे कि विक्रम सिंह अभी भी नीलामी में आने की हिम्मत करेगा। यह जानते हुए कि वहां शक्तिशाली दुश्मन थे, फिर भी विक्रम सिंह आने की हिम्मत कर रहा था। क्या वह पागल था? विक्रम सिंह उनसे डरने के बजाय उसने नवत्र में विभिन्न प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली लोगों के सामने भी एक मोर्चा बना लिया। विक्रम सिंह के कार्य एक गुस्से में दहाड़ते हुए बाघ के सामने उकसावे भरे नृत्य करने जैसा था। यह सचमुच विक्रम सिंह है। मुक्ता विक्रम सिंह को देखकर कांप गई। उसके दिल में आशंका भर गई थी। यह बच्चा इस समय प्रकट होकर बस अपनी मौत को बुला रहा है। हमारा मौका आ गया है। चंडिका नाथ ने बुरी तरह से कहा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी। चंडिका प्रसाद ने दुष्टता से कहा, विक्रम सिंह आज तुम पंखों के साथ भी नहीं बचोगे। विक्रम सिंह आखिरकार तुम सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। आज तुम औषध नगर से जिंदा नहीं निकलोगे। भीष्म ने ठंडे अंदाज में कहा। उसकी हत्या की नजर विक्रम सिंह पर टिकी थी। यह देखा जाएगा। विक्रम सिंह ने एक ठंडी और निडर मुस्कान के साथ जवाब दिया। विक्रम सिंह, तुम सचमुच मेरे शौर्य परिवार के दुश्मन बनने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि तुम जीने से ऊब गए हो। शौर्य ने गुस्से में चिल्लाया। तुम्हारा शौर्य परिवार क्या है? क्या तुम इतने प्रभावशाली हो? तुम्हें शौर्य परिवार को 10 करोड़ खोने देना पहले से ही दयालुता थी। तुमने मेरी मां के साथ कैसा व्यवहार किया, तुम किसी से भी बेहतर जानते हो। विक्रम सिंह ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। वह तुम्हारी मां ने सलाह को नजरअंदाज किया था। इसका मेरे शौर्य परिवार से क्या लेना देना है? शौर्यराज ने गुस्से में चिल्लाया। तुमने मेरी मां को शौर्य परिवार से बाहर निकाल दिया और मुझे इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मेरे विक्रम परिवार को कमाने के लिए धन्यवाद। मुझे शौर्य परिवार के साथ संबंध तोड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद। विक्रम सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
इस क्षण सभी प्रमुख शक्तियों को पूरी तरह से समझ में आ गया कि शौर्यमती को शौर्य परिवार से बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें यह भी पता चला कि विक्रम सिंह वास्तव में शौर्यसेन का पोता था। विक्रम सिंह का इस तरह शौर्य परिवार को निशाना बनाना और उनसे दुश्मनी रखना उसकी मां की निराशाओं को व्यक्त करना था। शौर्यसेन और शौर्य परिवार के उच्च अधिकारियों सभी के भाव बेहद भद्दे, वे लगभग विक्रम सिंह को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। क्या तुम सब बातें खत्म कर चुके हो? परम औषधि गुरु मोहन ने दुष्टता से पूछा। परम औषधि गुरु पर नजर डालते हुए विक्रम सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ शांति से कहा, कुछ बातें साफ करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि सभी छोटी शक्तियां मुझे गलत समझे। मुझे लगता है कि हर कोई सोच रहा है कि मैंने हर्षित को क्यों मारा और मैंने भीष्म सिंह को क्यों मारा। विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा, संजय घाटी ने अग्नि साम्राज्य में मेरे पिता को पकड़ने के लिए किसी को भेजा और उन्हें कई महीनों तक संजय घाटी की काल कोठरी में कैद रखा। मेरे पिता को ढूंढने के लिए मैंने लगभग 4 महान साम्राज्यों को पलट दिया। उन्हें पकड़े जाने से पहले हर्षित मेरे विक्रम परिवार के निवास पर प्रकट हुआ था और एक धोखे से मेरे पिता को बाहर निकाल लिया। जब तक हर्षित दूसरी बार प्रकट नहीं हुआ, मेरे बार बार पूछे जाने पर मुझे पता चला कि मेरे पिता को संजय घाटी ने पकड़ा था। जब मैं संजय घाटी पहुंचा तो मुझे यह भी पता चला कि उन्होंने उनकी एक टांग तोड़ दी थी। यही कारण है कि मैंने भीष्म सेन को मार डाला। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। संजय घाटी ने तुम्हारे पिता को क्यों पकड़ा? चंडाल आश्रम के मुखिया ने उत्सुकता से पूछा। अन्य सभी भी उत्सुक थे। तुम्हें उस बारे में संजय घाटी से पूछना होगा, क्योंकि उन्होंने यह करने की हिम्मत की तो उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए भी बहादुर होना चाहिए। विक्रम सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजर फिर परम औषधि गुरु की तरफ घूमी। विक्रम सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने हर्षित नाथ को ना मारकर दया दिखाई। इसे तुम्हें एक परम औषधि गुरु को सम्मान देना माना। तुम परम औषधि गुरु का अपमान कैसे करते हो? एक मजबूत व्यक्ति ने गुस्से में चिल्लाया। विक्रम सिंह ने एक हल्की ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक औषधि जो कूड़ा है वह कूड़ा है, कोई अपमान नहीं। विक्रम सिंह, तुम सिर्फ एक चौथे स्तर के रसायनज्ञ हो। तुम्हें किस बात का अधिकार है परम औषधि गुरु द्वारा बनाई गई दिव्योक की गोली को कूड़ा कहने का? अगर तुम में क्षमता है तो खुद एक दिव्य लोक की गोली बनाकर दिखाओ। अगर नहीं कर सकते तो अपनी गंदी जुबान बंद करो और मौत का इंतजार करो। परम औषधि गुरु का अपमान माफ करने लायक नहीं है। औषध नगर के शक्तिशाली लोग और वहां मौजूद कई रसायनज्ञ गुस्से में चिल्लाते रहे। एक सम्मानित पद पर होने के कारण परम औषधि गुरु का हर कोई जोरदार समर्थन कर रहा था। भीड़ की प्रतिक्रिया को देखकर विक्रम सिंह ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। इतने सारे लोगों को नाराज करके यह छोटा कमीना आज निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। शौर्यराज ने दांत पीसते हुए कहा। शौर्यसेन ने दांत भीकर गुर्राया, हम इस छोटे कमीने को जिंदा नहीं जाने दे सकते। शौर्य परिवार का खुलेआम अपमान करने के बाद शौर्यसेन विक्रम सिंह को आसानी से कैसे छोड़ सकता था? विक्रम और शौर्य परिवारों ने पहले ही संबंध तोड़ दिए थे और उनके बीच कोई स्नेह नहीं था। उनका रिश्ता अब एक घातक दुश्मनी में बदल गया था। संजय घाटी के बुजुर्गों को देखकर उनके भयंकर और डरावने चेहरे के साथ सभी चुप रहे। कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मौन सहमति दे दी थी। लेकिन चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना करें, विक्रम सिंह को मारने का उनका निश्चय नहीं बदलेगा। भीष्म भी विक्रम सिंह को नहीं छोड़ेंगे। वहां बहुत सारे शक्तिशाली लोग मौजूद थे जो विक्रम सिंह की मौत चाहते थे। शांत हो जाओ। कक्ष में अराजकता देखकर चक्रधर अचानक चिल्लाया, अगर किसी को कोई बात है तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें नीलामी खत्म होने तक रोक लें। एक आखिरी रत्न है जिसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चक्रधर के बोलने पर पूरा कक्ष शांत हो गया। नीलामी के एक सम्मानित प्रतिनिधि होने के नाते परम औषधि गुरु स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम के नियमों को समझते थे और उन्हें अपने अंदर के क्रोध और हत्या के इरादे को दबाना पड़ा। विक्रम भाई, ज्यादा कहने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे पास ताकत है उन सभी को आज्ञाकारी रूप से झुकना होगा। नेहा ने बगल से कहा, मैंने बस वही कहा जो मुझे कहना था। विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे, उन्हें यह देखने दो कि रसायन विद्या क्या है, एक असली 5वें स्तर की औषधि क्या है। कुछ देर में विक्रम सिंह भागने के बारे में सोचना भी मत। भीष्म ने ठंडे अंदाज में कहा।
विक्रम सिंह ने एक हल्की ठंडी हंसी दी। कोई जवाब नहीं दिया और नेहा के साथ एक बार फिर निजी कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष के अंदर जयंत को ऐसा लग रहा था जैसे वह मर रहा हो। मामला बहुत बढ़ गया था और वह तुरंत निजी कक्ष से निकलना चाहता था, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। अंगरक्षक का हाल और भी बुरा था। वह डर के मारे बेहोश होकर गिर गया था। पूरा कक्ष शांत हो गया और बारूद की गंध धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन एक भयानक हत्या की आभा अभी भी वहां फैली हुई थी। यह निसंदेह नवक्षेत्र के इतिहास में सबसे भयावह नीलामी थी। आखिरी रत्न भूगर्भ पवित्र कमल दिव्यक के शक्तिशाली लोगों को उनकी साधना को बहुत बढ़ाने में मदद कर सकता है। शुरुआती बोली 2 अरब स्वर्ण मुद्राएं हैं। हर बोली 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। मुक्ता ने घबराहट के संकेत के साथ घोषणा की। उसकी पिछली मोहक मुस्कान गायब हो गई थी। कक्ष में फैली हत्या की आभा बहुत डरावनी थी और अगर मुक्ता घबराई नहीं होती तो यह अजीब होता। इतनी सारी नीलामियों की मेजबानी करने के बाद पहली बार उसे ऐसा डरावना दृश्य देखने को मिला था। भूगर्भ पवित्र कमल 5 प्रमुख शक्तियों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला एक रत्न था और इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद यह आखिरकार यहाँ था। लेकिन डरावनी हत्या की आभा के कारण हर कोई चुपचाप था। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 2.5 अरब पवन आश्रम के मुखिया ने घोषणा की बोली शुरू करते हुए। 3 अरब शौर्य ने बोली में प्रवेश किया। 4 अरब चंडाल आश्रम के मुखिया ने कहा बिना किसी और बात के बोली को 10 करोड़ बढ़ाकर। सभी 5 प्रमुख शक्तियां समझती थी कि शुरुआती कीमत बस एक वार्म अप थी और कोई भी बोली स्वीकार्य थी। कीमत एक डरावनी गति से बढ़ती रहेगी। 6 अरब भीष्म ने ठंडे अंदाज में कहा। उसकी उग्र नजर विक्रम सिंह के निजी कक्ष पर टिकी हुई थी। कीमत बहुत तेजी से बढ़ी। यह सचमुच खगोलीय संख्याएं थी। 8 अरब पवन आश्रम के मुखिया ने शांति से बोली लगाई। इन स्वर्ण मुद्राओं की लागत से बेपरवाह लग रहे थे। 10 अरब शौर्य ने बेपरवाही से बोली लगाई। शौर्य परिवार के गहरे खजाने के साथ वे अभी भी इसे बनाए रख सकते थे। भूगर्भ पवित्र कमल की कीमत में बढ़ोतरी 5 प्रमुख शक्तियों की उम्मीदों से ज्यादा थी, जो यह दिखा रही थी कि जबरदस्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा था। दूसरे तल के निजी कमरों और कक्ष में लोग 5 प्रमुख शक्तियों की बोलियों को सुन रहे थे। डरावनी खगोलीय संख्याएं उन्हें लगभग सुनकर रही थी। उनमें प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं थी। कई लोग उत्सुक थे कि विक्रम सिंह ने बोली क्यों नहीं लगाई थी। क्या वह दिव्यलोक का एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था? ऐसा खजाना यकीनन उसके लिए अनमोल था। विक्रम सिंह ने बोली नहीं लगाई थी क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रहा था। अभी बोली लगाना बेकार था। 5 मिनट से भी कम समय में भूगर्भ पवित्र कमल की कीमत 20 अरब स्वर्ण मुद्राओं की बहुत ज्यादा राशि को पार कर गई थी, जो पहले हर किसी के चेहरे पर एक डरावना भाव था। वह अब सदमे में बदल गया था, क्योंकि वे कक्ष में डरावनी हत्या की आभा को खगोलीय संख्याओं से भूल गए थे। घटक 5 प्रमुख शक्तियों की जबरदस्त बोली के अलावा पूरे कक्ष में एकमात्र आवाज लोगों की लार निगलने की थी। हालांकि जब बोली की कीमत 25 अरब तक पहुंची तो बोली की गति में साफ तौर पर कमी आई। 25 अरब शौर्य ने थोड़ा माथे पर बल डाला। यह साफ तौर पर संकेत दे रहा था कि शौर्य परिवार अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। सिर्फ 50 करोड़ की बढ़ोतरी। ऐसा लगता है कि मुखिया शौर्य अब ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। चंडाल आश्रम के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा 27 अरब 28 अरब भीष्म सेन ने बुदबुदाया। उसके भाव गंभीर थे। भीष्म सेन के बोली लगाने के बाद पूरा कमरा संक्षेप में शांत हो गया। किसी ने फिर से बोली नहीं लगाई। लगता है कि भूगर्भ पवित्र कमल के लिए हर किसी का अनुमान 30 अरब के आसपास है। मेरा आश्रम भी ठीक 30 अरब लाया। पवन आश्रम के मुखिया ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरा दाव लगाता हूं। 30 अरब दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए हमारा आश्रम थोड़ा ज्यादा लाया। चंडाल आश्रम के मुखिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, 31 अरब अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता। पवन आश्रम के मुखिया ने आह भरी क्योंकि कीमत उसकी सीमा से ज्यादा हो गई थी। पूर्वज भीष्म सेन, क्या आप और ज्यादा बोली लगाना चाहेंगे? चंडाल आश्रम के मुखिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। भीष्म सेन के पूर्वज की ओर देखते हुए भीष्मन ने बिना बोले या बोली लगाए माथे पर बल डाला। साफ तौर पर इच चुके थे। संजय घाटी ने अभी अभी दिव्यक की गोली पर 28 अरब खर्च किए थे और अब भूगर्भ पवित्र कमल के लिए बोली लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, वरना वे चंडाल आश्रम के मुखिया को मात देने में सक्षम हो सकते थे। धत्तेरे की, अगर विक्रम सिंह नहीं होता, हमारे पास कम से कम और 7 अरब स्वर्ण मुद्राएं होती।
चंडाल आश्रम के मुखिया को मात देने के लिए काफी। शौर्य ने गुस्से में कोसा। शौर्य सिंह ने अपना चेहरा दर्द भरे गुस्से में भी लिया। क्रोध से उबल रहा था। विक्रम सिंह की जानबूझकर की गई पिछली मुश्किलों ने शौर्य परिवार को बोली लगाने का आखिरी मौका खो दिया। लगता है कि शौर्य परिवार के मुखिया भी नहीं टिक सकते। चंडाल आश्रम के मुखिया ने शौर्य परिवार की तरफ देखा। उसका चेहरा एक शानदार मुस्कान के साथ चमक रहा था। वह अंदर ही अंदर ज्यादा से ज्यादा विजय महसूस कर रहा था। किसी के भी बोली नहीं लगाने का मतलब था कि भूगर्भ पवित्र कमल चंडाल आश्रम के मुखिया का होगा। भीड़ ने मन ही मन चंडाल आश्रम के मुखिया से हद से ज्यादा जलन की, क्योंकि ऐसा कीमती और दुर्लभ खजाना उसके हाथों में आने वाला था। लगता है कि चंडाल आश्रम के मुखिया भी अपनी सीमा पर है। ऐना? नागपाल परिवार के मुखिया ने एक लंबी खामोशी के बाद बिना किसी बोली के धीरे धीरे मजेदार आवाज में कहा। इस पर चंडाल आश्रम के मुखिया का भाव थोड़ा सा बदल गया। उसने सोचा था कि नागपाल परिवार ने कुछ देर तक बोली नहीं लगाने के बाद हार मान ली थी। चंडाल आश्रम के मुखिया ने गुस्से में मन ही मन सोचा, इस बूढ़े कमीने ने सचमुच एक चाल चली। जब नागपाल परिवार के मुखिया ने बोला तो सभी की नजरें उस पर टिकी थी। 35 अरब नागपाल परिवार के मुखिया ने अपनी बोली की घोषणा की, इसे 4 अरब स्वर्ण मुद्राओं से बढ़ाकर 35 अरब। चंडाल आश्रम के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि यह संख्या वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी खगोलीय राशि को निश्चित रूप से कोई पार नहीं कर पाएगा। यह अपमानजनक है। चंडाल आश्रम के मुखिया ने माथे पर बल डाला। भूगर्भ पवित्र कमल को लगभग अपनी पहुंच में देखते हुए, जिसे नागपाल परिवार द्वारा छीन लिया गया था, पवन आश्रम के मुखिया और अन्य शक्तिशाली लोगों ने अफसोस में अपना सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि अगर उन्होंने और ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं तैयार की होती तो भूगर्भ पवित्र कमल उनके पास हो सकता था। चंडाल आश्रम के मुखिया, क्या आप और ज्यादा बोली लगाना चाहेंगे? नागपाल परिवार के मुखिया की हल्की मुस्कुराती हुई आवाज आई। हम चंडाल आश्रम के मुखिया ने गुस्से में झोंका बिना बोले या बोली लगाए। 35 अरब की बोली का दर सभी महान शक्तियों द्वारा लाई गई स्वर्ण मुद्राओं की मात्रा से ज्यादा था, और अगर संजय घाटी ने दिव्यक की गोली खरीदने के लिए 28 अरब खर्च नहीं किए होते तो भी उनके पास नागपाल परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? अगर नहीं तो भूगर्भ पवित्र कमल मेरे नागपाल परिवार का होगा। नागपाल परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए संजय घाटी और अन्य शक्तियों की तरफ देखते हुए कहा। नागपाल परिवार के मुखिया के आत्मविश्वासी शब्दों से पता चला कि वह और बोलियों से नहीं डरते थे। यह संकेत दे रहा था कि नागपाल परिवार 35 अरब स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा लाया था। पूरा कमरा शांत था और किसी ने कुछ नहीं कहा। नागपाल परिवार की बोली पहले से ही सबसे ज्यादा थी। यह देखकर कि कोई और बोली नहीं लगा रहा था, नीलामी मंच पर मुक्ता ने कहा, अगर कोई और बोली नहीं लगाता है तो भूगर्भ पवित्र कमल नागपाल परिवार का होगा। मुखिया नागपाल, आपके पास और कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं? मुक्ता के घोषणा करने से पहले विक्रम सिंह की आवाज अचानक एक निजी कमरे से आई। यह सुनकर नागपाल परिवार के मुखिया का भाव अपरिवर्तित रहा, क्योंकि वह शांति से मुस्कुराए और कहा, विक्रम सिंह, तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो? अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो बेझिझक अपनी कीमत बताओ। नागपाल परिवार के मुखिया विक्रम सिंह की बोली लगाने से बिल्कुल भी नहीं डरे। साफ तौर पर उनके पास